अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात के एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी को सुनते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इंतहाई बुज़दिल और कमज़ोर क़ुव्वत इरादे के मालिक इंसान खुदकुशी करते हैं। कुछ लोग इस नज़रिए के हामिल हैं कि अपनी जान लेना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए बड़े दिल कुर्ते और आहनी इरादे की ज़रूरत होती है। खुदकुशी बहादुरी का अलम बरदार एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है। आप इन दोनों नज़रियात और इनके हामिल अफराद को अपने जहन में रखें और मैं आपको असल वाक़े की तरफ ले चलता हूँ। वो माह जुलाई के आखिरी अय्याम थे। सावन के महीने का आगाज़ हो चुका था। बरसात के मौसम ने हवा, फ़ज़ा, माहौल और धरती हर शय को अपने शहर में जकड़ रखा था। एक सुबह जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि किला मासूम शाह से 2 बंदे कोई बुरी खबर लेकर आए हैं। किला मासूम शाह एक मुतवस्सित गांव था जहां बमुश्किल 200 घर आबाद होंगे। नफूस का मोहतात अंदाज़ा कोई 800 के करीब लगाया जा सकता था। ये गांव मेरे थाने से लगभग 2 मील के फासले पर जुनूब में वाक़ था। मैंने इत्तला लाने वाले कांस्टेबल से पूछा, हनीफ, इस बुरी खबर का कोई जुग़राफिया या तारीख भी है? मलिक साहब, इन बंदों ने मुझे बताया है कि इधर किले में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला। मैं चौंक उठा और इज़्तिरारी लहजे में कहा, ठीक है, इन दोनों बंदों को तुम मेरे पास भेज दो। 2 मिनट के बाद वो दोनों मेरे सामने हाजिर थे। वो वज़े-क़ते, बोलचाल और सूरत शक्ल से आम देहाती नज़र आते थे। मैंने इनके नाम दरियाफ्त किए और बैठने के लिए कहा। इनमें से एक मेराजदीन और दूसरा रहमत अली था। वो दोनों बैठ चुके तो मैंने सवालिया नज़र से इन्हें देखते हुए पूछा, हाँ भाई, किसने खुदकुशी की है उधर? जनाब, इस गबरू का नाम है ताहिर जिंदरा, मेराजदीन ने बताया। जिंदरा? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और फिर पूछा, इस जवान ने अपने नाम के साथ जिंदरा क्यों लगा रखा था? जिंदरा बमायने ताला, मकामी देहाती ज़बान में ताले को जिंदरा कहा जाता है। रहमत अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, ताहिर कबड्डी का बड़ा ही फुर्तीला खिलाड़ी था। खुसूसन इसकी पकड़ बड़ी मशहूर थी। वो या तो मद्दे मुकाबिल की कमर में अपनी टांगों की कैंची डालता था और या फिर इसके बाजुओं को अपने हाथों की आहनी गिरफ्त में जकड़ लेता था। एक बार जो खिलाड़ी इसके काबू में आ जाता फिर उसका छूटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता था। इन्हीं फनी खुसूसियात की बिना पर उसका नाम जिंदरा पड़ गया था। गोया वो अपने सामने वाले को ताला लगाकर रख देता था। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर संजीदा लहजे में पूछा, तुम दोनों ताहिर जिंदरा के क्या लगते हो? कुछ भी नहीं जनाब, हनीफ बोला, हम भी किले ही में रहते हैं। किला मासूम शाह को उर्फ आम में सिर्फ किला कहकर पुकारा जाता था। मैंने सवाल किया, ताहिर जिंदरा के घर वालों में से कोई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? थानेदार साहब, ताहिर जिंदरा के माँ बाप और छोटी बहन इस वाक़े की वजह से बड़े दुखी और गमज़दा हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा है, ताहिर हनीफ ने वजाहत करते हुए बताया। इसीलिए हम आपको इत्तला देने यहाँ आए हैं। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए बोला, गांव में बसने वालों का एक दूसरे पर बहुत हक होता है जनाब। बिल्कुल दुरुस्त, वाकई बहुत हक होता है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। फिर पूछा, किला मासूम शाह मेरे थाने से लगभग 2 मील दूर है। तुम दोनों बरसती बारिश में किस तरह यहाँ तक पहुँचे हो? जनाब, हम टांगे में आए हैं, रहमत अली ने जवाब दिया। हमारा टांगा थाने के बाहर खड़ा है, कोचवान के साथ। कोचवान के साथ के अल्फाज रहमत ने इस अंदाज में जोड़कर बयान किए थे जैसे टांगा और कोचवान 2 गहरे दोस्त हों। मैंने आइंदा चंद मिनट में इन दोनों से 2-4 ज़रूरी सवालात पूछे, फिर इनके साथ किले जाने की तैयारी करने लगा। जब हम थाने से निकले तो मूसलाधार बारिश बूंदाबांदी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। किला मासूम शाह में खासे की शय हज़रत मासूम अली शाह का मज़ार था। ये मज़ार कब्रिस्तान के एक कोने में मौजूद था। थाने से अगर किला मासूम शाह की तरफ आए तो पहले कब्रिस्तान पड़ता था, इसके बाद गांव। मासूम शाह साहब के मज़ार का सब्ज़ गुंबद दूर ही से नज़र आ जाता था। हज़रत मासूम शाह अपने वक्त और दौर के जय्यद आलिम और मुस्तनद वलीउल्लाह थे। इनका शुमार खालिस और सच्चे बुजुर्गान दीन और औलिया कराम में होता था। मैंने टांगे में बैठे बैठे खुलूस नियत के साथ
हजरत मासूम शाह के मज़ार पर हाजिरी दी। फिर हम जाए वकुआ पर पहुंच गए। वो 10 ज़रब 12 फीट का एक छोटा सा कच्चा कमरा था, जहां कबड्डी के माहिर ताहिर जिंदरा ने छत से लटक कर अपनी जान ले ली थी। छत के शहतीर में से गुजरकर एक मजबूत और मोटी रस्सी नीचे आ रही थी। इस रस्सी का एक सिरा मज़कूरा शहतीर के साथ बंधा हुआ था और दूसरा इस सिरे पर बने हुए फंदे में गबरू जवान ताहिर जिंदरा की गर्दन फिट थी। लटकाव के बायस उसकी गर्दन की लंबाई में कुछ इजाफा हो गया था। आंखें हलकों से बाहर फटी पड़ रही थीं और इनमें मौत की अजियत नक्श होकर रह गई थी। इसके झूलते हुए पांव के नीचे कमरे के फर्श पर एक ड्रम उल्टा पड़ा था। शवाहिद से पहली नजर में यही अंदाजा होता था कि ताहिर जिंदरा ने शहतीर से रस्सी बांधकर उसका फंदा नीचे लटकाया होगा, फिर ड्रम के ऊपर चढ़ गया होगा। उसने फंदे को अपनी गर्दन में डालकर ड्रम को पांव की जोरदार ठोकर से एक जानिब उलट दिया होगा। इसके बाद इसके साथ जो कुछ पेश आया होगा, इसका नतीजा सामने था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि ताहिर जिंदरा ने अपने साथ ये सलूक क्यों किया। ये एक बड़ा गंभीर और सनसनीखेज सवाल था, जिसका जवाब मुझे तलाश करना था। मैं अपने साथ कांस्टेबल वहीद को भी लाया था और बारिश के बावजूद भी जाए वकुआ पर निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद जमा थे। इनमें से एक दो के पास छतरियां थीं, बाकी खुद को बारिश से बचाने के लिए मोम जामे की बनी हुई देसी बरसातियां ओढ़े हुए थे। मज़कूरा कच्चा कमरा गांव से बाहर खेतों में बना हुआ था और इसमें एक दीवार के साथ 2 अदद गधे भी बंधे हुए थे। बाद अज़ां मुझे पता चला कि वो कमरा मंसूर हुसैन नामी एक शख्स का था, जो पेशे के एतबार से कुम्हार था, और ये दोनों गधे भी उसी की मिल्कियत थे। मेरे हुक्म पर ताहिर जिंदरा की लाश को फंदे में से निकालकर कमरे के फर्श पर डाल दिया गया। ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। कांस्टेबल वहीद ड्रम सीधा करके इसके ऊपर चढ़ गया था। 2 अफराद ने नीचे खड़े खड़े ताहिर की लाश के पांव की तरफ से सहारा दिए रखा और वहीद ने उसकी गर्दन में से फंदा निकाल दिया था। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि ताहिर जिंदरा जिंदगी से बहुत दूर मौत की वादी में कहीं गुम हो चुका था। कातिब तकदीर ने उसकी जिंदगी पर जिंदरा लगाकर उसे ताला बंद कर दिया था। ताहिर जिंदरा की उम्र 20-22 साल रही होगी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसका कद 6 फीट से 2-3 इंच ज्यादा ही रहा होगा। वो एक वजीहा और शकील और सेहतमंद जवान था। अपने कद काठ, सेहत और वजाहत की बिना पर इसे बिला शक व शुबा गबरू कहा जा सकता था। लेकिन इस वक्त उसका वजूद हर खूबसूरती, रानाई, ताकत, सेहत और तवानाई से खाली हो चुका था। मैंने सरसरी अंदाज में उसकी लाश का जायजा लिया। बज़ाहिर कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आती थी। वो एक सीधी सादी खुदकुशी की वारदात थी। ताहम मेरे जहन में एक नामालूम सी उलझन जरूर पैदा हुई, मगर मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और ताहिर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कांस्टेबल वहीद के साथ सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। जाए वकुआ पर जो 8-10 अफराद मौजूद थे, इनमें ताहिर जिंदरा का बाप अल्लाह रखा भी शामिल था। अल्लाह रखा की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। जवान बेटे की अलमनाक मौत ने अल्लाह रखा की हालत खराब कर रखी थी। मैंने सब लोगों की मौजूदगी में उससे पूछगछ करना मुनासिब ना समझी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा, अल्लाह रखा, मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। उसके आंसू निकल आए। भर्राई हुई आवाज में बोला, थानेदार साहब, पता नहीं ताहिर ने इतना संगीन कदम क्यों उठा लिया। उसकी जिंदगी में तो कोई गम और परेशानी नहीं थी। हौसला रखो अल्लाह रखा, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। मैं तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारा बयान कलमबंद करूंगा। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जब कोई शख्स अपने हाथों से खुद को ख़त्म करता है तो उसके पास इसका ज़रूर कोई सबब होता है। इसके पीछे उसका कोई बहुत बड़ा मकसद या परेशानी छुपी होती है। कोई ऐसा रोग जिसके साथ जिंदा रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है और मौत ही में उसे आफियत और सलामती नजर आने लगती है। यकीनन ताहिर जिंदरा के साथ भी कोई ऐसा ही मामला रहा होगा। जब भी मैंने अल्लाह रखा से अलहदगी में बात करने का फैसला किया था, मैं इसे दूसरे लोगों की मौजूदगी में नहीं कुरेदना चाहता था। चाय वकुआ पर हाजिर अफराद से मैंने पूछगछ की, लेकिन कोई अहम और ख़ास बात सामने न आई। इन सब की नज़र में ताहिर जिंदरा एक अमन पसंद और सुलझू जवान था। इसकी ज़िंदगी में कोई गम या परेशानी नहीं थी। वो कबड्डी का एक नामवर खिलाड़ी था। उसने किला मासूम शाह की टीम को कई मरतबा फतह दिलाई थी।
وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام تر معلومات ایسی تھیں کہ خودکشی کا جواز واضح نہیں ہوتا تھا، اور بلا جواز یا بے سبب اس کائنات میں کوئی ننھے سے ننھا واقعہ بھی ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ مجھے کچھ ایسا خاص تلاش کرنا تھا جو خودکشی کے جواز تک رہنمائی کر سکے۔ میں نے وہاں موجود افراد پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور پوچھا، تم میں سے منظور حسین کمہار کون ہے؟ یہ کمرہ منظور حسین کمہار کی ملکیت تھا، لہٰذا اس کا بیان بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ خودکشی والا یہ اندھوناک واقعہ اسی کمرے میں پیش آیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں ایک شخص نے بتایا، جناب منظور حسین آپ کے آنے سے پہلے تو ادھر ہی تھا، لیکن شاید اب وہ اپنے گھر جا چکا ہے۔ کیا اس کا گھر بھی قلعہ معصوم شاہی میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھ سے مخاطب شخص نے اثبات میں گردن ہلائی اور بولا، وہ ادھر بلال مسجد والی گلی میں رہتا ہے جناب۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا، پھر اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہاں پر 2 گدھوں کی موجودگی کے باعث کمرے کو لاک نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان بے زبان جانوروں کو برساتی موسم میں باہر ہانک دینا بھی غیر انسانی بلکہ غیر اخلاقی سلوک ہوتا۔ لہٰذا میں نے تمام افراد کو تاکید کر دی کہ جب تک میں منظور حسین کمہار سے مل کر اس کمرے کو لاک نہیں کر دیتا، کوئی یہاں قدم نہیں رکھے گا۔ جو چیز جہاں ہے، جیسی ہے، اسے ویسے ہی رہنے دیا جائے گا۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا، اور میں اللہ رکھا کی رہنمائی میں اس کے گھر آ گیا۔ اللہ رکھا کا گھر قلعہ معصوم شاہ کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ البتہ گھر کا صحن خاصا کشادہ اور سرسبز و شاداب تھا۔ سرسبز و شاداب ان معنوں میں کہ وہاں پھلوں اور دیگر سایہ دار درختوں نے بہار لگا رکھی تھی۔ آم، جامن، امرود اور شہتوت کے درختوں کے علاوہ ٹہلی اور پیپل کا بھی ایک ایک درخت موجود تھا۔ اللہ رکھا ایک چھوٹا کاشتکار تھا، لہٰذا صحن کے کونے میں ہل اور پنجالیاں وغیرہ بھی رکھی نظر آ رہی تھیں۔ صحن ہی کی ایک دیوار کے ساتھ 2 بھینسیں اور 3 بکریاں بھی کنڈلیوں پر بندھی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ 5 ایکڑ زمین کا مالک تھا اور گزر بسر کھیتی باڑی ہی کی رہین منت تھی۔ اس کام میں طاہر جندرہ اس کا بھرپور ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کے گھر کا سیٹ اپ بالکل ویسا ہی تھا جیسے چھوٹے زمیندار گھرانوں کا ہوتا ہے۔ میں اللہ رکھا کی معیت میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ باقاعدہ بارش کا سلسلہ تو رک گیا تھا، تاہم ہلکی پھوار پڑ رہی تھی جو وقفے وقفے سے بوندا باندی میں بدل جاتی تھی۔ ساون کی جھڑی کا اپنا ایک الگ مزہ ہے، جس میں انسان کے اندر اور باہر کا موسم مکمل طور پر بھیگ کر رہ جاتا ہے۔ اللہ رکھا کی بیوی کا نام کلثوم تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اور دراز قامت عورت تھی۔ کلثوم کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ ان کی چھوٹی بیٹی کا نام عابدہ تھا، جس کی عمر 10 سال تھی۔ اللہ رکھا، اس کی بیوی اور بیٹی تینوں طاہر جندرہ کی المناک موت پر دل گرفتہ اور ملول تھے۔ بوندا باندی کے باعث صحن میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اللہ رکھا مجھے برآمدے میں لے آیا۔ مکان کے پچھلے حصے میں پہلو بہ پہلو 2 کمرے بنے ہوئے تھے، اور ان کے آگے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک برآمدہ تھا جہاں 3-4 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ انہی میں سے ایک چارپائی پر اللہ رکھا نے مجھے بٹھایا اور پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کلثوم، تھانے دار صاحب کے لیے کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو۔ تکلف کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ ایسا موقع ہے کہ میری خاطر تواضع کی جائے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں منع کر دیا۔ تم لوگ مجھے طاہر کے بارے میں جو کچھ بتا سکتے ہو وہ بتاؤ، یہی تمہاری سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ جناب، طاہر نے تو ہمیں جیتے جی مار دیا ہے، کلثوم نے گلوگیر آواز میں کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ وہ تو بالکل خوش باش اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ خوش باش اور ٹھیک ٹھاک انسان کبھی خود کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کلثوم، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی جس نے اسے اس کام کے لیے مجبور کیا۔ پتہ نہیں جناب، وہ روحانسی آواز میں بولی، اللہ ہی جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے کلثوم، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے بیٹے کے دل و دماغ میں کیا تھا؟ دل اور دماغ کی باتیں تو سونا رب ہی جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولی۔ اس نے ہم سے تو کبھی اپنے دکھ کو بیان نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ اسے ہنستے مسکراتے اور خوش ہی دیکھا ہے۔ کلثوم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تھانے دار صاحب، اللہ رکھا تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے
کہ اس کے سینے میں کوئی ایسا غم بھی چھپا ہوا ہوگا جو اسے اپنی جان لینے پر مجبور کر دے گا۔ مجھے آپ تینوں سے گہری ہمدردی ہے، میں نے باری باری اللہ رکھا، کلثوم اور عابدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں اضافہ کیا، لیکن ایک تھانے دار ہونے کے ناطے مجھے اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے جن کے ہاتھوں مجبور ہونے کے بعد آپ کے بیٹے نے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا، اور میرا مقصد یہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو ہر تعاون کے لیے تیار ہیں، اللہ رکھا نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ آپ حکم کریں جناب۔ میں نے انٹرویو کے انداز میں ان سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ احتیاطاً میں نے عابدہ کو وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ وہ بڑی خاموشی اور شرافت کے ساتھ اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ عابدہ کی عمر 10-11 سال کی رہی ہوگی۔ یہ ایک کچی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کا شعور پوری طرح بیدار ہوتا ہے، چنانچہ اس بچی کا وہاں سے ہٹ جانا ہی ٹھیک تھا۔ اللہ رکھا، میں نے طاہر جندرا کے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کھیتی باڑی کے کام میں طاہر تمہارا ہاتھ بٹایا کرتا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جناب، وہ بہت ہی فرما بردار اور محنتی لڑکا تھا۔ میرا تو بس نام ہی تھا، ورنہ کھیتی باڑی کا زیادہ تر کام تو وہی کرتا تھا۔ پتہ نہیں کس دشمن کی نظر کھا گئی میرے بچے کو، کلثوم نے دلگیر آواز میں کہا۔ تھا بھی تو کتنا سونا گبرو جوان۔ میں نے روئے سخن کلثوم کی جانب موڑا اور روا روی میں پوچھ لیا، کیا طاہر کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ نہیں جناب، وہ تو یاروں کا یار تھا، اللہ رکھا نے بتایا، بزرگوں کا احترام کرنے والا اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا۔ میرے پتر میں ذرا سا بھی غرور نہیں تھا تھانے دار صاحب۔ اللہ رکھا کی بات کو کلثوم نے آگے بڑھایا۔ پورے قلعے میں اور آس پاس کے گاؤں میں طاہر جتنا پھرتیلا اور ہنر مند کبڈی کا کوئی کھلاڑی نہیں تھا، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی اس بات پر گھمنڈ کیا ہو۔ میں نے کلثوم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے دشمن کے حوالے سے اس لیے پوچھا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے کسی دشمن کی نظر کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ تو جناب میں نے طاہر کی جوانی، صحت اور کبڈی میں مہارت کی وجہ سے کہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ طاہر نے بڑی مشکل مقابلے بھی جیت کر دکھائے تھے۔ یوں سمجھیں کہ کبڈی کے معاملے میں وہ قلعے کی آبرو تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، جہاں جیت کی خوشی میں دوستوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، وہیں ہارنے والوں کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بدخواہ نے اسے بری نظر سے دیکھا ہو، اور اس دشمن کی یہی بری نظر میرے طاہر کو کھا گئی۔ کلثوم جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ ایک دکھی ماں کے دل کی آواز تھی، ایک ایسی ماں جس کا جوان جہان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا ہو، لہٰذا میں ایک دل گرفتہ ماں کے جذبات کو منقطع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے طاہر جندرا کی موت کے حوالے سے کسی دشمن کا ذکر کیوں کیا تھا، لیکن میرے ذہن کا سوال بھی ابھی تک جوں کا توں کھڑا تھا، طاہر جندرا اپنی جان کیوں دینے پر مجبور ہوا؟ میں دوبارہ اللہ رکھا کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، اللہ رکھا، میں نے اسپتال بھجوانے سے پہلے تمہارے بیٹے کی لاش کا معائنہ کیا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق اس کی موت آدھی رات کے آس پاس واقع ہوئی ہے۔ کیا پچھلی رات طاہر گھر میں موجود نہیں تھا؟ جناب، یہی تو حیرت کی بات ہے، اللہ رکھا آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ کل شام سے پہلے طاہر ٹھیک ٹھاک کھیتوں سے واپس آیا تھا۔ اس نے معمول کے مطابق بھینسوں اور بکریوں کو چارہ وغیرہ ڈالا، پھر ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو گیا۔ ہم چاروں نے ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا، پھر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، صبح جب میری آنکھ کھلی تو طاہر کا بستر خالی تھا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ منہ اندھیرے گھر سے نکل جایا کرتا تھا، اور الصبح دوڑ لگانا اور مختلف کی ورزشیں کرنا اس کے معمول میں شامل تھا۔ وہ کبڈی کے لیے ہمیشہ خود کو فٹ رکھتا تھا۔ جہاں روزانہ صبح ورزش کے لیے جانا اس کی عادت تھی، وہیں وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے واپس بھی آ جایا کرتا تھا۔ پھر میں اور طاہر کھیتوں کی طرف نکل جاتے اور یہ دونوں ماں بیٹیاں گھر میں رہتی تھیں، لیکن آج صبح سارا معمول بگڑ کر رہ گیا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوا، ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا،
फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, हम नाश्ते पर उसका इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आया, उसकी मौत की खबर आ गई। वो बड़े दिल गिरफ्तार लम्हात थे। एक बाप मुझे अपने जवान बेटे की मौत के बारे में बता रहा था और इस बयान के दौरान में उसकी आंखें बार बार छलक आती थीं। मैंने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। कुछ देर के बाद जब उसकी हालत संभली और वो बात करने के काबिल हुआ तो मैंने पूछा, तुम्हें ताहिर की मौत के बारे में किसने बताया था? ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि ताहिर जिंद्रा की लाश को मंसूर हुसैन कुमार ने दरियाफ्त किया था। वो जब हस्ब मामूल इस कमरे में पहुंचा जहां उसके 2 गंधे बंधे हुए थे तो उसने छत से ताहिर की लाश को झूलते हुए देखा था। इसके बाद ही पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि अल्लाह रखा के बेटे ताहिर जिंद्रा ने छत से लटक कर खुदकुशी कर ली है। अभी तक मंसूर हुसैन कुमार से मेरी बात नहीं हुई थी। वो जाए वकुआ पर मौजूद नहीं था, लिहाजा मैंने सोच रखा था कि यहाँ से उठने के बाद मैं सीधा मंसूर कुमार के घर ही जाऊंगा। अल्लाह रखा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब उधर गली के ही एक बंदे ने ये इत्तला दी थी, उसका नाम वली मोहम्मद है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में कहा, अब मैं आप दोनों से बहुत ही अहम सवाल पूछने वाला हूँ। बहुत ही सोच समझकर जवाब देना है, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने सनसनीखेज लहजे में इस्तफसार किया, क्या ताहिर का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वगैरह था? चक्कर? कुलसुम ठिठकी हुई नज़र से मुझे देखने लगी। नहीं जी, मेरा पुत्र इस किस्म का नहीं था। वो तो गांव की तमाम लड़कियों और औरतों को अपनी माएँ बहनें समझता था। क्या मजाल है कि वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखता हो? थानेदार साहब, अल्लाह रखा ने गहरी संजीदगी से पूछा, आपने ये लड़की वाली बात किस वजह से पूछी है? मैं दरअसल ताहिर की खुदकुशी का सबब जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी शख्स बिला वजह अपनी जान नहीं लेता। मैंने ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए कहा, अभी तक की मेरी तहकीक के मुताबिक ताहिर जिंद्रा की जिंदगी में कोई गम, दुख, तकलीफ और परेशानी नहीं थी। वो हंसता मुस्कुराता एक खुशबाश शख्स था। तो फिर उसने खुदकुशी क्यों की? मैंने लम्हे भर को तवक्कुफ करके एक बोझल सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अब आ जाकर जिंदगी का एक ही नाजुक गोशा बाकी रह जाता है, मोहब्बत, इश्क वगैरह वगैरह। हो सकता है कि आपके बेटे ने इस राह में कोई गहरी चोट खाई हो और इस वाक़े से दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकुशी कर ली हो। जहाँ तक मेरा जहन काम करता है, अल्लाह रखा आंखें सुखेड़ते हुए बोला, ताहिर के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। मैंने इस हवाले से इसकी कोई बात नहीं सुनी। आगे रब बेहतर जानता है जी। नहीं जी, मेरा ताहिर इस किस्म का नहीं था, कुलसुम ने जल्दी से कहा। वो तो बड़ा ही शर्मीला था जनाब। लड़कियों और औरतों से बात करते हुए उसके हाथ पांव फूल जाते थे। ये इश्क और मोहब्बत उसके बस का रोक नहीं था थानेदार जी। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर कहा, क्या ताहिर जिंद्रा लड़कों और मर्दों से बात करते हुए भी शर्माता था? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह रखा ने कहा। तो इसका मतलब है कि लड़कों में उसके दोस्त होंगे। इसका जिगरी यार तो इधर खरड़ कोट में रहता है, उसने बताया। नवाज नाम है उसका। खरड़ कोट नामी ये गांव किला मासूम शाह की मशरकी सिमत में कुछ 4 मील के फासले पर वाक़ था। मैंने पूछा, यहाँ किले में इसका कोई दोस्त नहीं क्या? यहाँ तो इसकी यारी सिर्फ आफताब से थी, अल्लाह रखा ने बताया। आफताब भी बड़ी सुथरी कबड्डी खेलता है। जाए बकुआ पर मैंने जिन लोगों का बयान लिया है, इनमें शायद आफताब शामिल नहीं था। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा अंदाज़ा गलत तो नहीं अल्लाह रखा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तस्दीकी अंदाज में बोला। आफताब पिछले 3 दिन से गांव में मौजूद नहीं, वो अपने चाचा के पास शेखुपुरा गया हुआ है। आफताब की वापसी कब तक होगी, ये तो उसके घर वालों ही से पता चल सकता है जनाब। मैंने आफताब के घर के बारे में सवाल किया। अल्लाह रखा ने मुझे मज़कूरा घर का पता समझा दिया। आफताब बिलाल मस्जिद के पिछवाड़े रहता था। मैंने इस पते को जहन नशीन कर लिया, जबकि मंसूर हुसैन कुमार से मैं मिलने जाऊंगा तो उधर भी झांक कर देख लूंगा। अल्लाह रखा की घर छोड़ने से पहले मैंने इससे 2-3 और अहम सवाल किए, जिनमें सर फहरिस्त ये था कि ताहिर आधी रात को घर से निकला तो इन्हें इस बात की खबर क्यों ना हुई? अल्लाह रखा, मैंने उससे मुखातिब होते हुए पूछा, तुम्हारे बेटे की लाश की हालत से मैंने जो अंदाज़ा कायम किया है, इसके मुताबिक इसकी मौत आधी रात के वक्त वाक़ हुई है। इसका मतलब है कि वो आधी रात को या इससे थोड़ा पहले घर से निकलकर इस कमरे तक पहुंचा होगा जहां उसने खुद को फांसी पर लटकाकर मौत के हवाले किया है। तुम इस बारे में क्या कहते हो? जनाब,
आप थानेदार हैं और इन कामों का आपको ज़्यादा तजर्बा है। वो बेबसी के आलम में बोला, आप जो भी फरमा रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता है? अगर मेरा कहा दुरुस्त है तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि वो आधी रात से पहले ही घर से निकला होगा। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, तुम लोगों में से किसी को एहसास नहीं हुआ कि वो अपने बिस्तर से उठकर कहीं जा रहा है? अगर एहसास हो जाता जनाब, तो हम इससे पूछते नहीं कि वो आधी रात को कहाँ जा रहा है। अल्लाह रखा ने अजीब से लहजे में कहा, मुझे तो सुबह पता चला था कि वो अपनी चारपाई पर मौजूद नहीं, और ये बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। मैंने इसी के लहजे में अल्फाज को ज़ेरे लब दोहराया, फिर पूछा, ताहिर जब रोज़ाना सुबह वर्जिश वगैरह के लिए घर से निकलता था तो क्या घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला ही छोड़ जाया करता था? नहीं जनाब, उसने चाहते हुए घर के दरवाजे को कभी खुला नहीं छोड़ा। अल्लाह रखा ने बड़े रसान से वजाहत की। दरअसल बात यह है कि हमारे घर के बैरूनी दरवाजे पर एक ऐसी कुंडी लगी हुई है जो अंदर और बाहर से दोनों जानिब से खोली और बंद की जा सकती है। ताहिर जब भी सुबह वर्जिश वगैरह के लिए घर से निकलता था तो इस कुंडी की मदद से दरवाज़ा बंद कर दिया करता था। क्या आज सुबह भी ऐसा ही हुआ था? मैंने पूछा। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। शायद मेरी बात उसकी समझ में नहीं बैठ सकी थी। मैंने जल्दी से वजाहत की, मेरा मतलब है कि जब आज सुबह तुम मामूल के मुताबिक बेदार हुए तो क्या घर का बैरूनी दरवाज़ा इसी तरह कुंडी चढ़ा बंद था जैसा कि अमूमन बंद हुआ करता है? उसने उस बात में जवाब दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया और तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, अल्लाह रखा, इस पूछगछ का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं किसी हवाले से आप लोगों पर शक कर रहा हूँ। मैं दरअसल इस वजह की तलाश में हूँ जिसने ताहिर जिंदरा को खुदकुशी पर मजबूर किया। ठीक है जनाब, आप ज़रूर अपना फ़र्ज़ पूरा करें। इस सिलसिले में मेरी आप दोनों मियाँ बीवी से एक दरख्वास्त है, मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा। वो दोनों इस्तेजाबिया नज़र से मुझे तकने लगे। मैंने इनकी हैरत और उलझन को दूर करने की गर्ज से कहा, मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन बाद में भी चक्कर लगाता रहूँगा। अगर आप लोगों को अपने बेटे की खुदकुशी के हवाले से कोई भी अहम या गैर अहम बात पता चले तो आप फ़ौरन मुझे उसकी इत्तला देंगे, ठीक है? वो बैक ज़बान होकर बोले, जी ठीक है। मैं रुखसत होने लगा तो अल्लाह रखा ने पूछ लिया, थानेदार साहब, ताहिर की लाश हमें कब तक मिल जाएगी? मेरा ख्याल है कि कल शाम तक या इससे थोड़ा पहले, मैंने एक अंदाज़ा लगाते हुए कहा। आप लोग इसी हिसाब से इसकी तहजीज़ व तकफीन का बंदोबस्त करें। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उनके घर से निकल आया। मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था और इस वक्त तक मेरी उलझन सुलझन में नहीं बदल सकती थी जब तक मैं ये न जान लेता कि ताहिर जिंदरा की खुदकुशी का सबब क्या था। जब उसने दीदा और दानिस्ता खुद को मौत के हवाले किया था तो इस फेल के पीछे कोई ना कोई जहनी दबाव तो होगा ना। जब मैं अल्लाह रखा के घर से निकला तो उसने पेशकश की थी कि वो आफताब और मंजूर कुमार के घरों तक मेरी रहनुमाई के लिए साथ चलने को तैयार है, लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ उसकी पेशकश को वापस कर दिया था। किला मासूम शाह कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था जो मुझे इन दो मज़कूरा अफराद के घर तलाश करने में किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता। इस गांव में सिर्फ एक ही मस्जिद थी और वो थी बिलाल मस्जिद। ये दोनों घर इसी बिलाल मस्जिद के कुर्ब जवार में वाक़ थे। आफताब के घर वालों ने बताया कि वो 2 दिन के बाद शेखुपुरा से वापस आ जाएगा और एक आध दिन ज़्यादा भी लग सकता है। मतलब ये कि 2-4 रोज़ के बाद यकीनन किला मासूम शाह में वो मौजूद होगा। मैं एक गली घूमकर मंजूर हुसैन कुमार के घर पहुंच गया। इस दौरान में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी था। कभी बूंदाबांदी होने लगती और कभी इसमें तेज़ी आ जाती। ये तो अच्छा हुआ कि मौसम के तेवर देखते हुए मैं छतरी अपने साथ ले आया था जो इस वक्त बहुत काम आ रही थी। दरवाज़ा मंजूर हुसैन ही ने खोला था। मैं उसका सूरत आशना तो नहीं था, लेकिन जब बाद में उसने अपना नाम बताया तो तारुफ हो गया। वो अपने दरवाजे पर एक पुलिस वाले को देखकर परेशान नहीं हुआ। शायद वो इस बात की तवक्को कर रहा था कि ताहिर जिंदरा वाले मामले में इससे पूछगछ के लिए पुलिस ज़रूर इसका दरवाज़ा खटखटाएगी। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ। आए जनाब, बिस्मिल्लाह। वो घर के अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ते हुए बोला, बैठक में बैठकर बात करते हैं। 1 मिनट के बाद मैं मंजूर हुसैन कुम्हार की बैठक में मौजूद था। मंजूर मुझे वहां बिठाकर घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया।
थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथों में एक ट्रे दिखाई दी। जब मस्कुरा ट्रे ने एक चौबी मेज पर लैंडिंग की तो पता चला कि इसमें कटे हुए आम और कच्ची लस्सी का जग में 2 किंग साइज पीतल के गिलास सजा हुआ था। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी मंजूर? मैंने बेसाख्ता कहा। जनाब, आप पहली मर्तबा मेरे घर तशरीफ लाए हैं, थोड़ी खातिर तवाज़ु तो होनी ही चाहिए। वो जग उठाकर 2 गिलासों में कच्ची लस्सी उंडेलते हुए बोला, वैसे भी ये जाते हुए आमों का मौसम है, अगले सीजन में पता नहीं हम होंगे या नहीं, इसलिए जी भरकर इस फल का लुत्फ उठाना चाहिए। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, बिस्मिल्लाह करें जनाब, मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। और मैंने बिस्मिल्लाह कर दी। आम को फलों का सरदार माना जाता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जो आम का नाम सुने और उसका जी उसे खाने को ना मचले। अगर ये फल आंखों के सामने हो तो उसकी जानिब हाथ बढ़ाने को दिल न चाहे। अगर वाकई ऐसा कोई शख्स दुनिया में मौजूद है और किसी डॉक्टरी हिदायत के बगैर वो आम को पसंद नहीं करता तो ऐसे इंसान को बज़ौक़ ही कहा जा सकता है। चौसा आम की लंबाई के रुख पर बड़ी बड़ी काशें काटी गई थीं। मैंने कोई तकल्लुफ़ नहीं किया और इस अजीम फल से इंसाफ करने लगा। तमीज़दार और अक्लमंद लोग आम के साथ या तो जामुन का इस्तेमाल करते हैं और या फिर कच्ची लस्सी दूध और पानी के मिलाप से बनाई हुई। आप चाहे कितने भी आम खा जाएं, इसके बाद अगर 10-12 जामुन या 1-2 गिलास कच्ची लस्सी के चढ़ा जाएं तो आमों की सारी गर्मी ठिकाने लग जाएगी और आपके मैदे को किसी आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक बात का खास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, वो ये कि बैक वक्त में सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, कच्ची लस्सी या फिर जामुन। आम खोरी और लस्सी नोशी के दौरान में हम बातचीत भी कर रहे थे जब ताहिर जिंद्रा की अलमनाक मौत पर हम अपने अपने अंदाज में इजहार अफसोस कर चुके तो मैंने पूछा, मंजूर, तुम मुझे जाए वकुआ पर नजर नहीं आए, हालांकि तुम्हें वहीं होना चाहिए था। वो कमरा तुम्हारी मिल्कियत है जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जनाब, जैसा कि आपको पता चला होगा, ताहिर जिंद्रा की लाश आज सुबह मैंने ही दरियाफ्त की थी, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं काफ़ी देर तक वहां खड़ा रहा था। मैंने ही महराज और रहमत को थाने की तरफ दौड़ाया था। मुझे एक मजबूरी के तहत घर आना पड़ा था और अब तक घर से निकल ही नहीं सका हूँ। कैसी मजबूरी मंजूर हुसैन? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जनाब, मेरे छोटे बेटे रिजवान को कल रात से बड़ा तेज बुखार है, वो वजाहत करते हुए बोला। इसे आज हकीम जी को दिखाना था, इसीलिए मैं कुछ जल्दी ही अपने घर की तरफ चला गया था और उस कमरे की तरफ भी गया था जहां मेरे गधे बंधे हुए हैं, लेकिन वहां की सूरत हाल ने तो मुझे बौखला कर रख दिया। सच पूछें तो इस अफरा तफरी में मैं अपने बेटे की बीमारी को भी भूल गया था। वो चंद लम्हात के लिए रुका और फिर एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जब याद आया तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ घर की जानिब भागा, इसीलिए वहाँ हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने घर में रिजवान को संभाला, अभी थोड़ी देर पहले ही इसे हकीम जी से दवा दिलाकर लाया हूँ। तुम्हारे बेटे की उम्र क्या होगी? मैंने बरसबीले तस्करा पूछ लिया। रिजवान 5.5 साल का है जनाब। अब उसकी तबीयत कैसी है? अभी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है जी, वो गहरी संजीदगी से बोला। हकीम जी ने कहा है कि शाम तक इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को सेहत दे, मैंने दुआया अंदाज में कहा। जनाब, ये आजकल के बच्चे किसी की सुनते भी तो नहीं, वो बेजारी से बोला। लाख चीखते चिल्लाते रहो, लेकिन मजाल है कि जो वालिदैन की आवाज़ इनके कानों तक पहुँचे। आजकल तो वैसे भी बरसात का मौसम है, बारिश में नहाते फिरते हैं और भीगे हुए कपड़ों ही में घंटों गलियों में घूमते रहते हैं। बुखार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आखिरी जुमला मंसूर कुमार ने इस अंदाज में अदा किया था जैसे वो मुझसे कोई सवाल कर रहा हो। मैंने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, हाँ, ये बात तो है मंजूर हुसैन। मैं जल्दी मंजूर हुसैन को असल मौजू की तरफ ले आया और पूछा, ये तो बताओ कि तुमने खेतों के पास सिर्फ एक कमरा क्यों डाल रखा है? आप, दरअसल वो मेरी ज़मीन है, उसने जवाब दिया। मैं आगे चलकर वहाँ अपने लिए एक घर तामीर करने वाला हूँ, गांव से थोड़ा हटकर। अभी सिर्फ एक कमरा बनाया है जो मेरे गधों के काम आ रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसी ज़मीन पर मेरा मकान भी देखेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मंजूर हुसैन, मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। तुमने इस कमरे में 2 गधों को तो बांध रखा है, लेकिन इस ड्रम का वहाँ क्या काम है जिस पर खड़े होकर तारिर जिंदा ने खुद को फांसी पर लटकाया है? जनाब, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई, वो मुतसब्सब नज़र से मुझे देखते हुए बोला।
पता नहीं वो ड्रम कहाँ से आ गया। क्या मतलब? मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो ड्रम तुम्हारा नहीं? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। इस ड्रम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ताहिर जिंद्रा ने अपनी गर्दन को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जिस ड्रम का इस्तेमाल किया था वो दर हकीकत तेल वगैरह के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रम था। इसकी अंदरूनी दीवारें और बैरूनी हालत बताती थी कि पिछले कुछ अरसे से वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं रहा था। मैंने मंसूर हुसैन से पूछा, अगर वो ड्रम तुम्हारी मिल्कियत नहीं तो फिर वो कहाँ से आ गया? जनाब, यही तो वो मुअम्मा है जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो परेशानी के आलम में बोला। रात को जब मैं अपने गधों को कमरे में बांधकर अपने घर की तरफ आया था तो वो ड्रम वहां मौजूद नहीं था। सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो इस ड्रम को लुढ़का हुआ पाया। अब एक ही बात हो सकती है जनाब। उसने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, और वो बात यह है कि ताहिर जिंद्रा अपना मकसद हासिल करने के लिए खुद ही इस ड्रम को कहीं से उठा लाया होगा। लेकिन कहाँ से? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मेरे जहन में एक अजीब सी उलझन सरसरा रही थी, जैसे छठी हिस्स चुपके चुपके समझा रही हो कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। कहाँ और क्या, ये वाज़ेह नहीं था। तभी जहन उलझन का शिकार हो रहा था। यह गैर मामूली एहसास उस वक्त से मेरी सोच का हमसफर था जब मैंने ताहिर जिंद्रा को फांसी के फंदे में लटका देखा था। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास कभी और कभीतर होता जा रहा था। मंजूर हुसैन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, उधर खेतों में कुछ फासले पर ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल वाले कमरे में तेल के कई ड्रम रखे रहते हैं, कुछ भरे हुए और कुछ खाली। मेरे ख्याल में ताहिर जिंद्रा वहीं से ये ड्रम चुरा कर लाया होगा। चुरा कर लाया होगा या उठा कर लाया होगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुमने अपने इस कमरे को खुला हुआ क्यों छोड़ा हुआ है कि जिसकी मर्जी हो वो इसमें घुस जाए? ऐसी बात नहीं है जनाब, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। मैं हमेशा इस कमरे को बंद करके आता हूँ। बाकायदा दरवाजे को कुंडी लगाने के बाद इस पर ताला भी चढ़ाता हूँ। मैंने कमरे की एक दीवार में आहिनी सलाखों वाली खिड़की भी बनवा रखी है ताकि दरवाज़ा बंद होने की वजह से हवा की आमदोरफ्त रहे और वहाँ बंधे हुए गधों की जिंदगी के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। बगैर पट की सलाखों वाली खिड़की आपने भी देखी होगी। हाँ, देखी है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर पूछा, मंजूर हुसैन, क्या पिछली रात भी तुमने इस कमरे के दरवाजे पर कुंडी ताला वगैरह लगाया था? जी हाँ, बिल्कुल लगाया था, उसने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया। मैं जब जाए वकुआ पर पहुंचा तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जब तुम आज सुबह इस कमरे की तरफ गए तो वहां की सूरत हाल क्या थी? जनाब, मुझे भी वो दरवाज़ा खुला हुआ ही मिला था, उसने बताया। ताला वगैरह गायब था। मैं समझता हूँ कि ताहिर जिंद्रा ने दरवाजे का ताला तोड़कर कहीं फेंक दिया होगा। इसके बाद ही इसने खुदकुशी वाली कार्रवाई की होगी। मैं गहरी सोच में डूब गया और फिर पूछा, अगर सब कुछ वैसे ही पेश आया हो जैसा तुम बयान कर रहे हो तो फिर ये बात भी यकीनी है कि ताहिर जिंद्रा ने बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत ये वारदात की है। उसने चंद रोज पहले तुम्हारे मामूलात और कमरे का बैरूनी और अंदरूनी जायजा लिया होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा किया, क्या पिछले दिनों तुमने इसे अपने कमरे के आसपास मंडलाते देखा था? आपकी बात दिल को लगती है थानेदार साहब, वो सर को इस्पाती जुम्बिश देते हुए गंभीर अंदाज में बोला। उसने कहा, यकीनन ऐसा ही किया होगा ताहिर जिंद्रा ने, लेकिन मैंने इसे अपने कमरे के आसपास चकराते हुए नहीं देखा था। तुमने जिस ट्यूबवेल का जिक्र किया है मंजूर हुसैन, एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया, वो किसकी मिल्कियत है? जनाब, किला मासूम शाह के सबसे बड़े जमींदार का नाम है बरकत बाजवा। बाज लोग इन्हें चौधरी साहब भी कहते हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। ये ट्यूबवेल बाजवा साहब ने अपने डेरे पर लगा रखा है और इन्हीं की मिल्कियत है। इसके पानी से वो अपनी ज़मीन को सैराब करते हैं और दूसरे लोगों को पानी बेचते भी हैं। डेरा और ट्यूबवेल बरकत बाजवा की मिल्कियत था और तेल वाले खाली और भरे ड्रम इसी ट्यूबवेल वाले कमरे में रखे हुए थे। अगलब इम्कान इस बात का था कि ताहिर जिंद्रा वो ड्रम इसी डेरे से लेकर आया हो, चुराकर या मांगकर। इसका फैसला डेरे पर मौजूद लोगों के बयान के बाद ही किया जा सकता था। इसी सोच के तनाजुर में मैंने मंजूर कुमार से पूछा, तुमने जिस डेरे का जिक्र किया है वहाँ बरकत बाजवा के ने अपने बंदे भी रखे हुए होंगे? जी हाँ, वहाँ बाजवा साहब के 2 बंदे रहते हैं।
जो डेरे का निज़ाम और ट्यूबवेल के मामला देखते हैं। उसने जवाब दिया, इनमें से एक का नाम इम्तियाज़ और दूसरे का रेहान है। बाजवा साहब का बेटा भी अक्सर उधर डेरे पर ही नजर आता है। क्या नाम है बाजवा के बेटे का? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। जिया बाजवा, मंजूर कुमार ने बताया। जिया भी कबड्डी में बड़ी महारत रखता है। क्या ताहिर जिंद्रा से भी ज्यादा महारत? मैंने सरसरी अंदाज में पूछ लिया। मैं आज सुबह से ताहिर जिंद्रा का जिक्र सुन रहा था। कबड्डी के हवाले से हर शख्स ने उसकी तारीफ की थी, लिहाजा मैंने बरसबीले तस्करा जिया के बारे में भी पूछ लिया था। मंजूर कुमार ने जवाब दिया, नहीं जनाब, ताहिर जिंद्रा तो ताहिर जिंद्रा था। कबड्डी के मैदान में कोई उसके बराबर तो क्या सानी भी नहीं हो सकता। किला मासूम शाह में जिंद्रा जैसा फुर्तीला और साफ सुथरा कबड्डी का खिलाड़ी कोई और कभी पैदा नहीं हुआ। मैं मजीद 10-15 मिनट तक मंजूर कुमार से सवाल जवाब करता रहा, फिर उसके घर से निकल आया। अब मेरा इरादा ट्यूबवेल वाले डेरे की तरफ जाने का था। मंजूर ने खुलूस नीयत से पेशकश भी की कि वो मेरे साथ चलता है, लेकिन मैंने ये सोचते हुए मना कर दिया कि उसका 5-5.5 साल का बेटा बुखार में तप रहा है। इसे मेरी रहनुमाई करने के बजाय अपने बेटे का ख्याल करना चाहिए था। इस गांव में एक ही बरकत बाजवा था, एक ही डेरा था और एक ही ट्यूबवेल था। इस ट्यूबवेल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे कतन किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं थी। बारिश तकरीबन रुक चुकी थी, लेकिन आसमान का बना हुआ मुंह इस बात का गम्माज़ था कि किसी भी वक्त ये रुकने वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है, और वो भी बड़े धुआंधार और खतरनाक अंदाज में। मैंने मंजूर कुमार के घर से निकलकर खेतों में से होते हुए ट्यूबवेल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे अपने ताक़ुब का एहसास हुआ। जब से मैं किला मासूम शाह में था, ये एहसास पहले भी एक आध मरतबा हुआ था, लेकिन मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। मगर इस बार यह एहसास कभी था, लिहाजा मैंने यकायक रुक कर अपने अक़ब में देखा। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक शख्स मेरे पीछे आ रहा था। मुझे अचानक रुकते देखकर वो भी ठिठक कर रुक गया था। मैंने टटोलने वाली नज़र से उस शख्स के चेहरे का जायजा लिया, और वहाँ मुझे इस बात के वाज़े आसार नजर आए जैसे मैंने इसकी चोरी पकड़ ली हो। वो बंदा खासा उलझ कर रह गया था। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक देहाती था, दराज कामत, गोरा चिट्टा और काठी का मजबूत। मैंने उसकी उम्र का तखमीना 30 के करीब लगाया। उसको ठिठकते देखकर मेरा जहन बड़ी तेजी से काम करने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे हो? नहीं, वो गड़बड़ा गया। ऐसी तो कोई बात नहीं जी। फिर वो एक हाथ अपनी पेशानी की तरफ ले जाते हुए कतरे संभल कर बोला, सलाम थानेदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया, और फौरी तौर पर मेरे जहन ने इसके बारे में ये अंदाज़ा कायम किया। नंबर 1, वो खासा चालाक और होशियार आदमी था। नंबर 2, वो मुझे थानेदार की हैसियत से जानता था। नंबर 3, इसके सलाम करने की आड़ में मेरे सवालात के जवाबात गोल कर दिए थे। और नंबर 4, वो बाकायदा किसी खास मकसद से मेरे पीछे लगा हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर कैसी बात है? मैंने कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि तुम ताक़ुब तो मेरा ही कर रहे हो। वो जी, आप इसे इत्तेफाक समझ लें। वो बड़ी खूबसूरती से सूरत हाल को संभालते हुए बोला, मैं तो इधर डेरे की तरफ जा रहा था। डेरे के जिक्र पर मैं चौंक उठा और उसे खोजती हुई नज़र से देखते हुए सवाल किया, क्या तुम बरकत बाजवा के डेरे की बात कर रहे हो, जहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ है? जी हाँ, उसने जल्दी से जवाब दिया। जी, मैं तो डेरे पर ही होता हूँ, उसने बताया। मैं बाजवा साहब का मुलाजिम हूँ जनाब। मेरे जहन में मंजूर कुमार की बात ताज़ा हो गई। उसने बताया था कि बरकत बाजवा ने डेरे का नज़्म व नस्क के लिए 2 मुलाजिम रखे हुए थे, और बाजवा का अकलौता बेटा ज़िया भी अक्सर बेशतर डेरे पर ही पाया जाता था। मंजूर कुमार मुझे इन मुलाजमीन के नाम भी बता चुका था। तुम रेहान हो या इम्तियाज़? मैंने अपने सामने खड़े दराज कामा शख्स की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मेरा नाम इम्तियाज़ है जनाब। वह हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। आपको मेरा नाम कैसे पता चला जी? सिर्फ नाम ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ मालूम है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। आओ उधर डेरे पर ही चलकर बात करते हैं। क्या आप अभी डेरे की तरफ जा रहे थे? उसकी हैरत दो चंद हो गई। मैंने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। हम दोनों बातें करते हुए डेरे की तरफ बढ़ने लगे। इस मुख्तसर से साथ में मैंने इम्तियाज़ का भरपूर इंटरव्यू कर डाला। मुझे पता चला कि ताहिर जिंद्रा ने खुदकुशी वाली वारदात में जो तेल वाला ड्रम इस्तेमाल किया था, वो डेरे ही से ले जाया गया था। पिछली रात बारिश के सबब इम्तियाज़ और रेहान को डेरे के एक कमरे के अंदर सोना पड़ा था, और गलती से बैरूनी गेट खुला रह गया था।
ट्यूबवेल वाले कमरे का दरवाज़ा तो था ही नहीं। गेट से अंदर दाखिल हों तो मज़कूरा कमरा सीधे हाथ पर पड़ता था। इम्तियाज़ ने मुझे बताया कि इसे और रेहान को बिल्कुल पता नहीं चला कि ताहिर जिंद्रा कब चुपके से डेरे पर आया और कब वो ड्रम चुरा कर ले गया। वो ड्रम चूंकि खाली था और फिलहाल इस्तेमाल में नहीं आ रहा था, लिहाजा सुबह भी इनका इस तरफ ध्यान नहीं गया। फिर जब ताहिर जिंद्रा की खुदकुशी की खबर आम हुई और लोगों ने इस कमरे का रुख किया जहां ये अलमनाक वाकया पेश आया था, तो पता चला कि मज़कूरा ड्रम बरकत बाजवा के डेरे से ताल्लुक़ रखता था। इम्तियाज़ ही की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि बरकत बाजवा का बेटा ज़िया बाजवा इस वक्त डेरे ही पर मौजूद था। हम बातचीत करते हुए डेरे पर पहुंच गए। वो एक रवायती किस्म का डेरा था। ट्यूबवेल वाले कमरे के अलावा निजी छतों के हामिल 3 मजीद कमरे भी वहां मौजूद थे, जिनमें से एक कमरे में जानवरों का खुश्क चारा स्टॉक किया गया था। दूसरे कमरे में मुख्तलिफ नौइयत के आलात खेती बाड़ी और ज़राअत का दीगर सामान भरा हुआ था, जबकि तीसरा कमरा दोनों मुलाजमीन ने अपने उठने बैठने और रहने सहने के लिए सेट कर रखा था। डेरे के वसी और इस सहन में माल मवेशी भी नजर आ रहे थे और चंद दराज कामत दरख्त भी इस्तादा थे। बरकत बाजवा के बेटे की उम्र कमोबेश 25 साल रही होगी। वो एक वजीहा और शकील और खूबरू जवान था, ताहम कद में थोड़ी मार खाता था। इसकी रंगत गंदुमी और जिस्म किसी गेंडे की तरह मजबूत था। उसने खासी सेहतमंद मूछें पाल रखी थी, जिनका स्टाइल रुस्तम जमा गामा पहलवान से मिलता जुलता था। रेहान एक पस्ता कामत और सांवला शख्स था। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। उसकी आंखों में अय्यारी कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं रास्ते में इम्तियाज का भरपूर इंटरव्यू कर चुका था। वही सवालात मैंने रेहान से भी किए और कमोबेश उसने भी वैसे ही जवाब दिए जो इससे पहले इम्तियाज दे चुका था। इसी सिलसिले में मैंने ज़िया बाजवा से भी बात की। रस्मी अलग सलेग तो उसी वक्त हो गई थी जब मैं डेरे में दाखिल हुआ था, और ये जानकर कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मेरे नाना करने के बावजूद भी ज़िया ने इम्तियाज़ को मेरी खातिर तवाज़े का बंदोबस्त करने भेज दिया था। मैं जब बराह रास्त ज़िया बाजवा से मुखातिब हुआ तो रेहान भी कमरे से बाहर निकल गया। पहले तो ज़िया बाजवा ने इस वाक़ये पर गहरे रंजो गम का इजहार किया, फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मलिक साहब, मुझे जिंद्रा की मौत का सख्त अफसोस है। यूँ महसूस होता है जैसे हमारी कबड्डी की टीम के सर से साया उठ गया हो। जिंद्रा की कबड्डी बड़ी सुथरी और काबिल तारीफ थी। ये ठीक है कि मैं कबड्डी टीम में कप्तान की हैसियत रखता हूँ, लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ कि वो मुझसे बहुत आगे, बहुत ऊपर था। मैं अब तक जिससे भी मिला हूँ, उसने ताहिर जिंद्रा की कबड्डी की तारीफ ही की है। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसने खुदकुशी क्यों की। अभी तक इस सिलसिले में कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगा। सही कहते हैं आप, वो गहरी संजीदगी से बोला। वाकई जिंद्रा की मौत एक अनोखी बुझारत सी बनकर रह गई है। बाजवा साहब, मैंने ज़िया की आंखों में देखते हुए कहा, आप तो ताहिर के बहुत करीब थे। वो आपकी कबड्डी टीम का एक ऐसा होनहार खिलाड़ी था जिस पर पूरा किला मासूम शाह फख्र करता था। आपसे ज्यादा इसके मामलात की खबर और किसको होगी? कौन से मामलात? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इश्क और मोहब्बत के मामलात, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, फिर जल्दी से संभल कर बोला, जनाब, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ सका। मेरी छठी इसने फौरन मुझे बताया कि वो मेरी बात का मतलब तो बड़ी अच्छी तरह समझ गया है, लेकिन जानते बूझते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा मैंने उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात को जहन में रखते हुए घिसने की कोशिश की। बाजवा साहब, हर इंसान अपनी जिंदगी से बहुत मोहब्बत करता है। अगर कोई खुद ही अपनी जान ले बैठे तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। पता नहीं वो किन हालात से मजबूर होकर खुद को मौत के हवाले करता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसी वक्त इम्तियाज सामान्य खुद्दोनोश से सजी ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ और हमें अपनी गुफ्तगू को आर्जी बुनियादों पर रोकना पड़ा। ज़िया बाजवा ने अपने मुलाजिम से पूछा, इम्तियाज, बाहर का मौसम कैसा है? बहुत खुशगवार है बाजवा साहब, उसने बताया। बारिश काफी देर से रुकी हुई है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं। तो ठीक है, बाजवा ने उठते हुए कहा, तुम हमारे बैठने के लिए बाहर बंदोबस्त कर दो। कमरे के अंदर तो हब्स हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं और बाजवा डेरे के सहन में एक दूसरे के आमने सामने चारपाइयों पर बैठे हुए थे। इम्तियाज ने हमारे दरमियान एक छोटी सी चौबी मेज पर रखकर उस पर खाने वाली ट्रे सजा दी। मज़कूरा ट्रे में पूरियां और आम का जूस आया था।
ये बिल्कुल देहाती और देसी किस्म का आम का जूस था जो एक मखसूस तरीके से निकाला जाता है। इम्तियाज हमें तन्हाई फराहम करते हुए डेरे के बैरूनी गेट से बाहर निकल गया। रेहान भी इस वक्त डेरे से बाहर ही था। वो दोपहर का वक्त था, लिहाजा हल्की हल्की भूख महसूस होने लगी थी। मैंने नेमत खुदावंदी के साथ इंसाफ जारी रखते हुए जिया बाजवा को असल मौजू की तरफ लाकर पूछा, तो आप मेरे इस ख्याल से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि किसी बहुत बड़ी मजबूरी ही की बिना पर इंसान खुदकुशी का रास्ता अपनाता है? जी हाँ, ये हकीकत है। उसने उस बात में सर हिलाया। और आपकी समझ के मुताबिक ताहिर जिंद्रा के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया? मैंने सरसराते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैं समझ गया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कहते हुए हिचकिचा रहा है। यकीनन वो कोई निहायत ही अहम बात होगी। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, बाजवा साहब, मैंने अब तक जो तहकीक और तफ्तीश की है उसकी रोशनी में ताहिर जिंद्रा का किसी भी लड़की या औरत के साथ इश्क और मोहब्बत का कोई मामला नहीं था जो समझा जाए कि किसी नाआसूदगी या नामुरादी के हाथों मजबूर होकर उसने खुदकुशी की हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए कहा, इसकी जिंदगी में कोई और महरूमी भी देखने को नहीं मिलती। वो एक खुशबाश और जिंदा दिल इंसान था। जिस शख्स को किसी भी किस्म का कोई रोग ना हो वो बैठे बिठाए यूं खामखा खुदकुशी क्यों करेगा? था इसे एक रोग। जिया बाजवा सरसराते हुए लहजे में बोला, क्या मतलब? मैंने बेसाख्ता इज़्तिरारी अंदाज में पूछा। वो अपनी ही धुन में बोलता चला गया, एक ऐसा रोग जिंद्रा को लग गया था कि वो किसी से अपनी तकलीफ का इजहार भी नहीं कर सकता था। उसकी परेशानी सिर्फ मुझे ही पता थी। मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी तसल्ली दी थी लेकिन उसके दिल में जैसे एक वहम सा बैठ गया था। कैसा वहम? मैंने फौरन उसकी बात काट दी। यूं समझे मलिक साहब के लोहे के जिंदरे को जंग लगने लगा था। जिया साहब, बुझाते नहीं डालें, मैंने कदरे तेज लहजे में कहा। आपके दिल और जहन में जो कुछ भी है खुलकर बयान करें। आइंदा 10 मिनट में जिया बाजवा ने वजाहत कर दी। इसके मुताबिक ताहिर जिंद्रा की कबड्डी की सलाहियत ने जंग पकड़ लिया था। वो अपनी कमजोरी से वाकिफ हो चुका था और प्रैक्टिस के मौके पर एक दो मरतबा जिंद्रा की ये कमजोरी जिया बाजवा ने भी पकड़ ली थी। ताहिर जिंद्रा इस हवाले से बेहद खौफजदा हो गया था। जनाब, जिंद्रा बहुत ही हसास और जज्बाती बंदा था। वो अपनी वजाहत के अख्तिताम पर बोला, मैंने इसे समझा दिया था कि कोई भी इंसान हमेशा नंबर 1 नहीं रह सकता। इंसान की सलाहियत और कारकर्दगी में ऊंच नीच होती रहती है। मैंने इसे तसल्ली दी थी कि वो फिक्र न करे, मैं खुद इसे अपने साथ प्रैक्टिस कराऊंगा और मैंने इसे प्रैक्टिस कराई भी। लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने पूछा, लेकिन क्या बाजवा? लेकिन जनाब, हकीकत यह है कि मैं सिर्फ इसे प्रैक्टिस करा सकता था, तसल्लियां दे सकता था, लेकिन इसकी बड़ी तेजी से मुर्दा होते हुए खुद पर एतमादी का इलाज नहीं कर सकता था। मुझे यकीन है, 100% यकीन है कि जिंद्रा ने अपने वही मसले से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है। मैं गहरी सोच में डूब गया। वो बोला, जिंद्रा को किसी भी कीमत पर यह गवारा नहीं था कि इसकी पकड़ में आया हुआ खिलाड़ी खुद को छुड़ाकर निकल जाए या ये कि जब वो कबड्डी डालने जाए तो कोई इस पर हाथ भी रख सके। इसके बेहद जज्बातीपन ने इसके लिए अना का मसला खड़ा कर दिया था और यह मसला उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला बनकर रह गया था। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद खामोश हुआ तो मैंने तशवीश भरे अंदाज में कहा, 1 मिनट के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि ताहिर जिंद्रा ने नाकामी के खौफ से दिल बर्दाश्ता होकर खुद को ख़त्म कर डाला है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो इतनी आसानी से तेल का खाली ड्रम यहाँ से चुरा कर ले गया और आपके मुलाजमीन को कानो कान खबर न हुई। फिर यह कि इसकी प्लानिंग में ड्रम ही क्यों शामिल हुआ? वो किसी और शे पर चढ़कर भी तो फांसी के फंदे को अपने गर्दन में फिट कर सकता था। मैं इस कमरे से डेरे तक के फासले को भी नापता हुआ आया हूँ। जहाँ छत से लटक कर उसने जान दी है, उसने आखिर किस बिना पर ड्रम चुराने और डेरे से लुढ़काकर इस कमरे तक ले जाने का रिस्क लिया? अगर वो ड्रम चुराते हुए या से लुढ़काकर ले जाते हुए पकड़ा जाता तो? देखें मलिक साहब, वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। आपने फरमाया था कि एक बात समझ में नहीं आती और आपने 10 सवालिया बातें कर डाली हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 10 सवालिया बातें दरअसल एक ही बात की शाखें हैं। मैंने किता कलामी करते हुए कहा,
میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے خودکشی کے بارے میں سوچ ہی لیا تھا تو اس کام کے لیے اتنا پیچیدہ طریقہ کار اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس میں سراسر پکڑے جانے کا اندیشہ کسی تیز دھار تلوار کے مانند ہر لمحہ سر پر لٹکتا رہے۔ جناب، ان تمام سوالات کے جوابات تو صحیح معنوں میں طاہر جندرا ہی دے سکتا تھا، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں، اور اس نے مجھ سے مشاورت کے بعد خودکشی کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کے ارادے کی خبر ہو۔ ہاں، البتہ۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر ایک گہری سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ البتہ جہاں تک میرے ملازموں کی کوتاہی اور عدم توجہی کا تعلق ہے تو میں نے صبح سے لے کر اب تک 3-4 مرتبہ انہیں بری طرح جھڑکا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہونے والی بات ہو کر ہی رہتی ہے، چاہے اس کا بہانہ کسی کی کوتاہی اور بے پرواہی بنے یا کسی کا ظلم اور زیادتی۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب۔ اس بات سے میں بھی متفق تھا کہ ہونے والی بات کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، جو ضیاء باجوہ اس سلسلے میں کہہ چکا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے کیس کا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ خودکشی کا نہیں بلکہ سیدھا سیدھا قتل کا کیس تھا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق طاہر جندرا کی موت وقوع کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور موت کا سبب زہر خوانی تھا۔ خوراک کی مدد سے ایک زود اثر زہر اس کے معدے میں پہنچا تھا، جس نے چند سیکنڈ میں ہی کبڈی کے ایک عظیم الشان کھلاڑی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز انکشاف یہ تھا کہ جب طاہر کو پھانسی کے پھندے سے لٹکایا گیا تب وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ طاہر جندرا نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ ایک گہری سازش کے تحت اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور بعد ازاں اس کی لاش کو پھانسی دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ طاہر جندرا نے خودکشی کی ہے۔ اب میں نے جانا کہ شروع ہی سے میری چھٹی حس غیر محسوس انداز میں مجھے کیوں تنبیہ کر رہی تھی کہ اس واقعے میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ طاہر جندرا کا قاتل کون ہے۔ یہ خاصا گمبھیر سوال تھا، جس نے اس کیس کو پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیا تھا۔ میری اب تک کی تفتیش کے مطابق طاہر کا کوئی دشمن منظر عام پر نہیں آ سکا تھا۔ یہی صورتحال میرے لیے الجھن کا باعث تھی۔ اس نوعیت کا سنگین اقدام کوئی دوست تو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ میں نے طاہر جندرا کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اللہ رکھا کے حوالے کرنے سے پہلے اس سے چند سوالات پوچھنا ضروری سمجھے۔ اللہ رکھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ وقوع کی رات گھر کے تمام افراد نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ جی ہاں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ تم صبح جب سو کر اٹھے تو طاہر کا بستر خالی پڑا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ تم یہی سمجھے کہ وہ ورزش وغیرہ کے لیے نکلا ہوا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ جائے گا۔ میں نے یہی سوچا تھا جناب، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی موت کی خبر۔ اس کی آواز رن گئی۔ میں نے استفسار کیا، اللہ رکھا، کیا تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ آدھی رات کو کوئی اسے بلانے نہیں آیا تھا؟ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا تو جناب میں آپ کو ضرور بتاتا۔ وہ زخمی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ آدھی رات کے حوالے سے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق تمہارے بیٹے کی موت وقوع کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہ بھی جان لو کہ یہ خودکشی والا معاملہ نہیں۔ جی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اللہ رکھا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ طاہر جندرا کو زہر دے کر موت کی وادی میں دھکیلا گیا ہے، اور اس کی موت کے بعد پھانسی پر لٹکا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمہارے بیٹے نے خودکشی کی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور طاہر کے معدے کے لیبارٹری ٹیسٹ نے زہر سے موت واقع ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تمہارے بیٹے کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ ایسا کس نے کیا ہے؟ اس کا تو کوئی دشمن بھی نہیں تھا، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ اسی بات کا تو پتہ چلانا ہے، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا، اور میں بہت جلد اس کا پتہ چلا لوں گا۔ وہ حونقوں کی طرح مجھے تکنے لگا۔
میں نے کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے 2-4 مزید ضمنی سوالات کیے۔ اللہ رکھا بقوا کی رات تمہارے گھر میں کیا پکا تھا؟ سالن، روٹی اور گڑ والے چاول بنے تھے، اس نے جواب دیا۔ سالن کس چیز کا تھا؟ آلو بیگن کا۔ تم سب لوگوں نے ایک ہی کھانا کھایا تھا نا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور کھانا کھانے کے بعد حسب معمول سو گئے تھے۔ جی ہاں، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے آخری سوال کیا، بقوا کی رات آپ لوگوں نے لگ بھگ کتنے بجے کھانا کھایا تھا؟ یہی کوئی 8 بجے، اس نے بتایا۔ میں نے طاہر جندرا کی لاش اللہ رکھا کے سپرد کرتے ہوئے کہا، تم اطمینان سے اپنے بیٹے کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو لو، میں بعد میں تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر تاکیدی انداز میں کہا، یہ زہر والی بات میں نے صرف تمہیں بتائی ہے اور کسی اور کے کانوں میں یہ بھنک نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ تمہارے بیٹے کا قاتل محتاط ہو جائے گا۔ میں اسے چپ چاپ پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اس کے گھر سے نکل آیا۔ کھانے کے حوالے سے میں نے اللہ رکھا سے جو سوالات کیے تھے وہ احتیاط کا تقاضا تھا، ورنہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ ایک سریع الاثر زہر نے طاہر جندرا کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اگر اس کی موت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ موت سے چند منٹ پہلے ہی اسے زہر دیا گیا تھا، گویا رات کا کھانا اس کی موت کا سبب نہیں تھا۔ طاہر جندرا کی تدفین سے اگلے روز ایک نوجوان مجھ سے ملنے تھانے آیا۔ اس نے اپنا نام آفتاب بتایا، لیکن فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آ سکا کہ وہ کون سا آفتاب ہے۔ یہی سوال جب میں نے اس سے کیا تو وہ رنجیدہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں طاہر جندرا کا دوست ہوں، آج ہی شیخوپورہ سے واپس آیا ہوں۔ اللہ رکھا نے آپ سے میرا ذکر کیا ہوگا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ اللہ رکھا نے طاہر جندرا کے ایک گہرے دوست کا تذکرہ کیا تھا جو اپنے چاچا کے پاس شیخوپورہ گیا ہوا تھا۔ اچھا، تو تم وہ آفتاب ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ دکھی لہجے میں بولا، میں تو طاہر جندرا کو بھلا چنگا چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت ہی افسوسناک ہے، میں نے کہا۔ اس کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے آفتاب، کیونکہ میری معلومات کے مطابق قلعہ معصوم شاہ میں طاہر جندرا سب سے زیادہ تمہارے قریب تھا۔ آفتاب کی عمر 25 کے آس پاس تھی۔ وہ چھوٹے قد اور متناسب بدن کا مالک تھا، رنگت گوری اور بائیں بازو میں معمولی سا ٹیڑھ تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ٹیڑھ اسی کبڈی کے کھیل کی رہین منت تھی۔ ڈاکٹر کی غفلت نے جوڑ صحیح طور پر نہیں بٹھایا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے بائیں بازو میں لنگ سا پیدا ہو گیا تھا۔ آفتاب کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں اور شکل و شباہت کی بنا پر پہلی نظر میں وہ میجر عزیز بھٹی شہید دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جس پر میں اعتماد کر سکتا تھا۔ آفتاب نے میری بات کے جواب میں گہری سنجیدگی سے بتایا، طاہر جندرا میرا سچا دوست تھا جناب۔ آپ تعاون کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ تمہارے پرخلوص جذبات ہیں جو اپنے دوست کے لیے ہیں، میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تمہاری جان کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اپنے سارے کام چھوڑ کر میری مدد کے لیے تیار ہو جاؤ تو طاہر جندرا کے لیے یہ تمہاری سب سے بڑی قربانی ہوگی۔ جی حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بڑے اعتماد اور عزم سے بولا۔ یہ چیک کرنے کے لیے کہ اللہ رکھا نے زہر والی بات آفتاب سے شیئر کی ہے یا نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ طاہر جندرا کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے؟ اس نے پھانسی لگا کر خود کو ختم کر لیا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ یعنی اس نے خودکشی کی ہے؟ میں نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ جی ہاں، میں نے یہی سنا ہے۔ اور تم نے یقین بھی کر لیا؟ نہیں، اس نے بڑی شدت سے گردن کو نفی میں جھٹکا۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ مجھے بھی ہضم نہیں ہوئی تھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں نے طاہر جندرا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا، پھر جناب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ اس رپورٹ کے مطابق تمہارے دوست کو ایک خطرناک زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ خودکشی کا نہیں بلکہ قتل کا کیس ہے۔ طاہر کو کس نے زہر دیا ہوگا؟ وہ تشویشناک انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہی تو مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری مدد اور رہنمائی مجھے طاہر جندرا کے قاتل تک پہنچا سکتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر پوچھا،
تمہارے خیال میں طاہر کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ وہ گہری تشویش میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کی مشکل کو آسان کرنے کی غرض سے کہا، میری تحقیق کے مطابق طاہر نے وقوع کی رات اپنے گھر والوں کے ساتھ حسب معمول رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آدھی رات کو وہ گھر سے نکلا، خود نکلا یا کسی نے اسے بلایا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال وہ گھر والوں کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا۔ وہ جن لوگوں کے پاس پہنچا انہوں نے اسے ایک خطرناک زہر کھانے کی کسی شے میں ملا کر دیا، جس سے جھٹ پٹ اس کی موت واقع ہو گئی۔ بعد ازاں انہی لوگوں نے منظور حسین کمہار کے کمرے میں طاہر کو پھانسی پر لٹکا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس نے خودکشی کی ہے، حالانکہ در حقیقت انہوں نے طاہر جندرہ کی لاش کو پھانسی دی تھی۔ آپ نے بار بار انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر آفتاب نے سوال کیا، کیا آپ کے خیال میں وہ کئی افراد تھے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال طاہر کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے وہ اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں۔ ایک لاش کو پھانسی پر لٹکانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاہر کا اتنا خطرناک دشمن کون ہو سکتا ہے؟ تم طاہر جندرہ کے سب سے گہرے دوست ہو، میں نے آفتاب کی غلافی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا اس کے دشمن کی نشاندہی بھی تمہیں کرنا ہوگی۔ میں نے تھوڑی دیر رک کر ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اب تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح یہ مت کہہ دینا کہ طاہر جندرہ کا کوئی دشمن ہی نہیں تھا، سب لوگ اسے چاہتے تھے، اس کے پرستار تھے اور عقیدت کی حد تک اس سے محبت کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جناب حقیقت تو یہی ہے، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر طاہر کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے تو یقیناً یہ اس کے کسی دشمن ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ بالکل، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اسی نکتے پر غور کرتے ہوئے طاہر کے قاتل تک پہنچنا ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ضیاء باجوہ کی کہی ہوئی ایک بات چمکی۔ اس نے طاہر جندرہ کی خودکشی کا ٹھوس جواز پیش کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان دنوں اپنی کبڈی کی کم ہوتی ہوئی صلاحیت سے سخت پریشان تھا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ اگر کبڈی کے میدان میں کسی مرحلے پر اس کی سبکی ہو گئی تو یہ اس کے زندہ درگور ہونے کے مترادف ہوگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر شکست کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آج تک کامیابی کے سوا اور کسی شے کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ ناکامی اس کے لیے موت کا دوسرا نام تھا، لہٰذا اسی خوف سے طاہر نے خودکشی کر لی تھی کہ سینکڑوں پرستاروں کے سامنے شکست کھا کر ذلت کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ چپ چاپ خاموشی سے خودکشی کر لی جائے۔ یہ وہ توجیہ تھی جو ضیاء باجوہ نے طاہر جندرہ کی خودکشی کے ذیل میں دی تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے ثابت کر دیا تھا کہ طاہر جندرہ نے خودکشی نہیں کی، یہ سیدھا سیدھا قتل کا کیس تھا۔ میرے جی میں آئی کہ میں طاہر جندرہ کی تیزی سے کم ہوتی کبڈی کی صلاحیت کے بارے میں آفتاب سے بھی تصدیق کر لوں۔ آفتاب، تم بھی تو کبڈی کے بڑے ستھرے اور پھرتیلے کھلاڑی ہو، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں طاہر کے ساتھ پریکٹس وغیرہ کا بھی اتفاق ہوتا رہتا تھا؟ کیوں نہیں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ہم نے ہمیشہ مل کر ہی پریکٹس کی ہے، بلکہ ہم تو روزانہ ہی ایسی مشق کرتے رہتے تھے۔ ایک دوسرے کو تیاری کروانے کے لیے ہم نئے نئے داؤ پیچ کا استعمال کرتے تھے تاکہ مقابلے میں کسی کمی یا کمزوری کا احساس نہ ہو۔ تم نے آخری مرتبہ طاہر کے ساتھ کب پریکٹس کی تھی؟ شیخوپورہ جانے سے ایک روز پہلے، اس نے جواب دیا۔ اور اس سے پہلے تم روزانہ اس کے ساتھ پریکٹس کرتے رہے ہو؟ جی ہاں، بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، لیکن آپ اس بات پر اتنی تشویش کیوں کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے آفتاب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تمہیں بہت سوچ سمجھ کر میرے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے آفتاب، تاکہ میں جلد سے جلد کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ جی پوچھیں جناب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا طاہر جندرہ صرف تمہارے ساتھ ہی کبڈی کی پریکٹس کیا کرتا تھا یا اس کام کے لیے وہ پارٹنر تبدیل کرتا رہتا تھا؟ کسی ٹورنامنٹ سے پہلے تو ہم سب لوگ مل کر پریکٹس کیا کرتے تھے، آفتاب نے بتایا، لیکن عام دنوں میں سب اپنے اپنے طور پر تیاری جاری رکھتے تھے۔ ہم سب نے اپنا جوڑا بنا رکھا تھا، جیسا میرا اور طاہر جندرہ کا جوڑا۔ کیا ابھی حال ہی میں کبڈی کا کوئی ٹورنامنٹ ہونے والا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔
1 माह पहले ही तो हम टूर्नामेंट जीत कर आए हैं, अगला टूर्नामेंट तो दिसंबर में होगा। गोया आप लोग आजकल एक साथ मिलकर नहीं बल्कि जोड़ों की शक्ल में मेहनत कर रहे हो, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। उसने उस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, अगर गुज़िश्ता टूर्नामेंट में ये बताओ कि ताहिर जिंद्रा की कारकर्दगी कैसी रही थी। नंबर 1, उसने फखरिया लहजे में बताया, बल्कि ये टूर्नामेंट हमने उसी की वजह से जीता था। उसकी कारकर्दगी मिसाली और नुमायां रही थी। मैंने वजाहत करते हुए पूछा, मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्या इस दौरान में तुमने इसकी कबड्डी में किसी किस्म की कमी या कमजोरी को महसूस किया या इसे किसी फिक्र या परेशानी में मुब्तला देखा। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से बोला। या आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैंने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी ना समझा और पूछा, क्या इस 1 माह के दौरान में ताहिर जिंद्रा ने ज़िया बाजवा के साथ मिलकर भी कबड्डी की प्रैक्टिस की थी। इस 1 माह में क्या? ताहिर ने तो कभी भी ज़िया के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी। आफ्ताब ने बड़े बसूख से कहा, बाजवा की तो अपनी कबड्डी बस एमी सी है, वो ताहिर की प्रैक्टिस कैसे करा सकता था। वो चूंकि गांव के चौधरी का बेटा है, इसीलिए इस टीम का कैप्टन भी बना दिया गया है। हम सब खिलाड़ी इसे कप्तान की हैसियत से बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं, वरना इसमें इतनी सलाहियत नहीं है। आफ्ताब की वजाहत ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। थानेदार साहब, क्या बात है? आफ्ताब ने मुझसे पूछा। आप किस सोच में पड़ गए? जवाब में मैंने इसे ज़िया बाजवा से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह किया। मैं समझ गया जनाब, उसने ऐसी बात क्यों की है? वो होंठ भींचते हुए बोला। क्यों की है? मैं पूछे बिना न रह सका। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं, वो राजदाराना अंदाज में बोला। मैंने तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा, कौन सी वजूहात? नंबर 1, वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला, ज़िया की कबड्डी चूंकि वाजबी सी है, इसलिए वो ताहिर की माहिराना सलाहियत से हसद करता है। इसे इस बात की भी जलन है कि टीम का कप्तान होने के बावजूद भी वो फन के मैदान में ताहिर से बहुत पीछे है। इसी जलन और रकाबत में वो ताहिर के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता रहता था, लेकिन इस सफाई के साथ कि किसी को उसकी नीयत बल्कि बदनीयती का पता न चले, जैसा कि उसने आपको बताया है। उसने ताहिर की खुदकुशी का जवाब बयान करते हुए अपने हाथ से दाना जज्बात का इजहार भी कर दिया है। इस गलत बयानी पर मैं उससे ज़रूर बाज़पुरस करूँगा, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा। अब तुम दूसरी वजह की वजाहत करो। दूसरी वजह भी हसद और रकाबत ही है, उसने जवाब दिया, लेकिन इसका सबब कबड्डी नहीं। फिर क्या सबब है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। गजाला। उसके यकलफ्ज़ी जवाब ने मेरे रगों में सनसनी सी दौड़ा दी। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, गजाला? गजाला कौन है? गजाला ज़िया बाजवा के चाचा की अकलौती बेटी है और इधर लाहौर में रहती है, आफ्ताब ने वजाहत करते हुए बताया। गजाला के साथ इसकी मंगनी भी हो चुकी है और अगले साल इनकी शादी होने वाली है। लेकिन ज़िया की मंगेतर का ताहिर जिंद्रा के साथ क्या वास्ता? मैंने उलझन सदा लहजे में दरियाफ्त किया। तुमने ज़िया के हसद और रकाबत का हवाला क्यों दिया है? जनाब, किस्सा कुछ यूं है कि वो ठहरे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, मैंने 1 माह पहले वाले जिस कबड्डी टूर्नामेंट का जिक्र किया है ना, वो यहाँ किला मासूम शाही में मुनक्किद हुआ था और इत्तेफाक से इन दिनों लाहौर से गजाला भी आई हुई थी। कबड्डी टूर्नामेंट को गांव वाले बड़े ज़ौक़ व शौक़ और जोश व जज्बे से देखते हैं। इसमें मर्द व ज़न और बच्चे बूढ़े की कोई तफरीक नहीं, बल्कि तमाशाई औरतों लड़कियों के लिए अलग से तंबू लगाकर बैठने का इंतज़ाम किया जाता है। इस टूर्नामेंट को गजाला ने भी देखा था और ताहिर जिंद्रा की फुर्तियों ने उसके हवास और जज्बात पर अपनी मोहब्बत का जिंदरा लगा दिया। वो इस गबरू जवान पर बुरी तरह मर मिटी थी। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, तो यहाँ ये पेज पड़ा हुआ है। गजाला जब तक किला मासूम शाह में रही, ताहिर की कबड्डी की तारीफ करते हुए उसकी ज़बान नहीं थकती थी और इसका ये अमल ज़िया के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। इस दौरान में गजाला ने कोशिश करके ताहिर जिंद्रा से 1-2 मुलाकातें भी कर ली थीं और ताहिर को यह भी बता दिया था कि वो इसे पसंद करती है, बल्कि इसने ताहिर को अपनी पसंदीदगी के तौर पर एक अंगूठी भी दी थी। ताहिर चूँकि मुझसे अपना हर मामला बयान कर देता था, लिहाजा उसने गजाला और उसकी अंगूठी वाली तमाम कहानी भी मुझे सुना डाली थी। क्या ज़िया को अपनी मंगेतर की इस जुर्रत का इल्म था? आफ्ताब खामोश हुआ तो मैंने पूछ लिया, अंगूठी और ताहिर से मुलाकातों का तो शायद इसे इल्म ना हो,
वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, लेकिन वो ग़ज़ाला के तेवर देख कर बखूबी अंदाज़ा लगा चुका था कि गंगा किस सिमत बहने लगी है। मैंने गंभीर अंदाज में हुकारा भरा और फिर पूछा, क्या ताहिर ने तोहफे वाली अंगूठी तुम्हें भी दिखाई थी? जी हाँ, दिखाई थी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ताहिर ने बताया था कि ग़ज़ाला के मुताबिक ये अंगूठी वो ज़िया के लिए लाई थी, लेकिन ताहिर की कबड्डी से वो इस कदर मुतासिर हुई कि इस अंगूठी का असली हकदार उसकी नज़र में ताहिर जिंद्रा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वो किस किस्म की अंगूठी थी? मैंने पूछा। मुझे इसकी साख्त वगैरह के बारे में बताओ। वो सोने की मर्दाना अंगूठी थी, उसने जवाब दिया। साख्त बस वैसी ही थी जैसी आमतौर पर अंगूठियां होती हैं। मैंने जब ताहिर जिंद्रा की लाश को फांसी के फंदे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया था तो उसकी किसी उंगली में मुझे कोई अंगूठी नजर नहीं आई थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, जनाब, ताहिर बहुत ही मोहतात और शर्मीला बंदा था। आफ्ताब ने ठहरे हुए लहजे में बता दिया। उसने एक दिन भी वो अंगूठी नहीं पहनी, बल्कि वो इस अंगूठी और ग़ज़ाला की वजह से सख्त परेशान था। परेशान? पर क्यों? मैंने पूछा। इसका कहना था कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, आफ्ताब ने जवाब दिया। उसने ग़ज़ाला के इसरार पर वो अंगूठी ले तो ली, अपने पास भी रख ली, लेकिन वो कई मर्तबा इस अंगूठी को वापस करने और ग़ज़ाला को समझाने के बारे में मुझसे कह चुका था। इस बुज़दिली पर मैंने उसका मजाक भी उड़ाया था और कहा था कि जब ग़ज़ाला दोबारा गांव आएगी तो वो खुद इस सिलसिले में इससे बात कर ले। वो लम्हे भर को रुका और एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए बोला, थानेदार साहब, ताहिर जिंद्रा हरगिज़ हरगिज़ बुज़दिल नहीं था। ये उसकी शराफत थी कि वो ग़ज़ाला की बहादुरी के सामने गोया बुझकर रह गया था। ऐसे कामों का उसे कभी तजर्बा नहीं रहा था। वो इश्क व मोहब्बत वाले मामला से बहुत दूर रहता था। हाँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। अल्लाह रखा ने इसके शर्मीलेपन की तफसील मुझे बताई है। जनाब, मेरा ज़हन तो किसी और ही अंदाज में सोच रहा है, वो चौंके हुए लहजे में बोला और मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। तुम्हारा ज़हन किस अंदाज में सोच रहा है? मैंने दरियाफ्त किया। वो सरसराते हुए लहजे में बोला, कहीं ताहिर जिंद्रा की मौत में ज़िया बाजवा का तो हाथ नहीं? तुम्हारे सोचने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी इन्हीं खुतूत पर सोच रहा हूँ, लेकिन ज़िया बाजवा पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा, वो तशवीश भरे लहजे में बोला। क्यों? मैंने इस्तेजाबिया नज़र से उसे देखा। क्या ज़िया बाजवा किसी छलावे की औलाद है? मेरा ये मतलब नहीं था जनाब, वो बौखला गया। मैंने पूछा, फिर क्या मतलब था तुम्हारा? वो जनाब, वो कतरे सहमे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, ज़िया इस गांव के चौधरी साहब का बेटा है और इन लोगों का अपना असर व रसूख है। और तुमने अभी तक कानून की ताकत नहीं देखी आफ्ताब, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, इसीलिए इन छोटे मोटे चौधरियों के असर व रसूख से मरूब हो। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं और फन्ने खानों को नथर डाल दी है। तुम देखते तो जाओ, मैं इस चौधरी ज़ादे के साथ करता क्या हूँ। मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके एक बोझल सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, ज़िया को घेरने के लिए मैं एक छोटा सा गेम करूँगा। इसकी समझ में नहीं आएगा कि वो किस खतरनाक जाल में कदम रख चुका है। मैं शातिर मुजरिमों पर कच्चा हाथ डालने का आदी नहीं हूँ, इन्हें बड़े तरीके सलीके से काबू करता हूँ। यहाँ भी मैं एक नफसियाती चाल चलूँगा और बेख्याली में ज़िया आगे बढ़ता चला आएगा। फिर मैं इसे ठोस सबूत के साथ गिरफ्तार करके उसकी ज़बान से हकीकत उगलवा लूँगा। फिर तो ठीक है जनाब, वो कतरे इत्मीनान भरे लहजे में बोला। मैंने कहा, लेकिन इस खेल के लिए मुझे तुम्हारी मावनत की ज़रूरत होगी। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जनाब। वेरी गुड। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके पेश नज़र कोई न कोई मकसद ज़रूर होता है। या तो वो किसी ऐसी बात को छुपाने की कोशिश में होता है जो आगे चलकर उसके लिए नुकसानदेह साबित होने वाली हो, या फिर वो इस झूठ के तवस्सुत से कोई बड़ा फ़ायदा उठाने की तगोदो में होता है। बहरहाल ये बात तय है कि झूठ चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये मुजरिमाना फ़ेल ही कहलाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मामूली सा झूठ भी बहुत बड़ी क़यामत बर्पा कर देता है। आफ्ताब के बयान से ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि ताहिर जिंद्रा की गिरती हुई फ़नी सलाहियत के बारे में ज़िया बाजवा ने सरासर गलत बयानी से काम लिया था और मंजूर हुसैन कुम्हार के कमरे में ज़िया बाजवा के डेरे से ताल्लुक़ रखने वाले तेल के खाली ड्रम की मौजूदगी भी
इसी जानिब इशारा करती थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब देखना यह था कि ज़िया बाजवा इस मामले में कितना मुलविस था। अगले रोज मैं अलग सुबह मकतूल ताहिर जिंद्रा के घर पहुंच गया। अल्लाह रखा से मुलाकात पर मैंने उसे बताया था कि मैं ताहिर के सामान की तलाशी लेना चाहता हूँ। उसने मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनी और बोला, इसके सामान में ऐसी कौन सी खास शय हो सकती है जनाब? ये तो सामान को देखने के बाद ही पता चलेगा, मैंने कहा। वो कोई सवाल किए बगैर चुपचाप मुझे घर के उस कमरे में ले गया जो ताहिर जिंद्रा के इस्तेमाल में रहा करता था। फिर एक जस्ती ट्रंक की जानिब इशारा करते हुए बोला, ताहिर का सारा सामान इसी ट्रंक में रखा रहता था। मैंने मस्कूरा ट्रंक खोलकर अंदर का जायजा लिया। इसमें ताहिर जिंद्रा के कपड़े भरे हुए थे या फिर छोटा मोटा सामान था। मैंने पूरा ट्रंक खंगाल डाला और बिल आखिर कपड़ों के नीचे रखी छुपाकर इस तलाई अंगूठी को तलाश करने में कामयाब हो गया जो ज़िया बाजवा की मंगेतर गजाला ने ताहिर जिंद्रा पर फरिफ्ता होने के बाद तोहफे में निशानी के तौर पर दी थी। अल्लाह रखा मेरे हाथ में वो अंगूठी देखकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं आया कि उसके बेटे के सामान में से इस किस्म की कोई शय भी बरामद हो सकती है। लरजती हुई आवाज में उसने मुझसे पूछा, ये क्या है जनाब? सोने की अंगूठी है, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। उसकी हैरत दो चंद हो गई। लेकिन ये ताहिर के सामान में किस तरह पहुंची? मैंने तो कभी उसके पास ऐसी अंगूठी नहीं देखी थी। यह अंगूठी एक हसीना ने ताहिर को अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर दी थी, मैंने अल्लाह रखा की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा। इसने महबूबा की इस निशानी को ट्रंक में कपड़ों के नीचे छुपा कर रख दिया था, इसलिए तुम्हें कभी इसके पास नजर नहीं आई। मुझे तो इस अंगूठी को अपनी आंखों से देखकर भी ये यकीन नहीं आ रहा कि ताहिर ने इश्क व माशूकी वाली कोई चक्कर पाल रखा था। वो कभी तलाई अंगूठी को और कभी मुझे देख रहा था। मेरा बेटा ऐसा तो हरगिज नहीं था। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ अल्लाह रखा, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। वाकई ये काम ताहिर जिंद्रा के बस का था भी नहीं। वो तो बहुत ही शर्मीला और सीधा साधा इंसान था। ये लड़की खुद ही उसके पीछे पड़ गई थी और जबरदस्ती इस बेचारे को तलाई अंगूठी का तोहफा भी दे दिया। कौन है वो? अल्लाह रखा ने बाआवाज़ बुलंद सवाल किया। इस वक्त इत्तेफाक से वो घर में अकेला ही था। कुलसुम और उसकी बेटी आबदा ताहिर की कब्र पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान गई हुई थीं। मैंने अल्लाह रखा के सवाल के जवाब में बताया, इस लड़की का नाम गजाला है। गजाला? उसके चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। फिर मुतज़ब्ज़ब लहजे में उसने कहा, हमारे गांव में तो इस नाम की कोई लड़की नहीं है। तुम ठीक कहते हो अल्लाह रखा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। गजाला का ताल्लुक किला मासूम शाह से नहीं। तो फिर? उसकी आंखों में उलझन तैर गई। गजाला लाहौर की रहने वाली है। पर ताहिर तो कभी लाहौर गया ही नहीं। अल्लाह रखा की हालत दीदनी थी। ताहिर तो लाहौर नहीं गया, लेकिन गजाला महीना डेढ़ महीना पहले यहाँ किला मासूम शाह आई थी, मैंने वजाहत करते हुए बताया। उसने ताहिर की कबड्डी के कमालात देखे और उस पर आशिक हो गई। फिर मोहब्बत की निशानी के तौर पर ये अंगूठी इसे देकर वापस लाहौर चली गई। आप जो कुछ बता रहे हैं इसका मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर है आप भी गलत क्यों कहेंगे? वो बेबसी के से लहजे में बोला। इतना तो बता दें कि गजाला यहाँ किसके घर आई थी? चौधरी बरकत बाजवा के घर, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में उसे बताया। क्या? वो लुकनतज़दा अंदाज में बोला। हाँ अल्लाह रखा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। गजाला चौधरी बरकत बाजवा की भतीजी और ज़िया बाजवा की मंगेतर है। अगले साल गजाला और ज़िया की शादी होने वाली है। ओ खुदाया! उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। ये क्या गजब हो गया? चौधरी बरकत बाजवा तो कुछ नहीं होगा अल्लाह रखा, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली आमेज लहजे में कहा। तुम्हारे जवान जहान बेटे की जान चली गई, इससे ज्यादा तुम्हारे साथ और क्या ज्यादती होगी? अल्लाह रखा, मुझे यकीन है कि ताहिर जिंद्रा को गजाला वाले मामले ही की वजह से कत्ल किया गया है, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लूंगा। अल्लाह रखा की आंखों में वहशत सी भर गई। उसने खौफजदा लहजे में पूछा, अगर इस वारदात में चौधरियों का हाथ हुआ तो क्या अल्लाह रखा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जनाब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, वो लजाजत आमेज लहजे में बोला। बहुत कमज़ोर हूँ मैं चौधरी की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें मुकाबला करने के लिए कौन कह रहा है? मैंने उसका हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें तो पता भी नहीं कि पुलिस किस नौयत की कार्रवाई में मसरूफ है। तुम तो ये भी नहीं जानते कि ताहिर जिंद्रा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे जहर देकर कत्ल किया गया है।
तुम तो अपने बेटे की तदफीन के बाद गमज़दा और दुखी होकर घर में बैठे हुए हो। तुमने किसी की शिकायत नहीं की। पुलिस जो कुछ भी करती फिर रही है, इसकी तुम्हें मुतलक खबर नहीं। तो मेरी बात तो समझ रहे हो ना? जी, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। वह इस बात में सर हिलाते हुए बोला, थानेदार साहब, आप कितने अच्छे हैं। आपने तो मेरे दिलो दिमाग का सारा बोझ उतार दिया है। बस तुम्हें इसी तरह गमज़दा और बेखबर बने रहना है। तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते कि तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी की है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। बाकी के तमाम मामलात मुझ पर छोड़ दो, और ये मेरा तुमसे वादा है कि अगर मैंने ताहिर जिंद्रा के कातिल को इबरतनाक अंजाम से दो चांद ना किया तो मेरा नाम भी मलिक सफदर हयात नहीं है। वो अकीदत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैं उसके घर से निकलकर थाने पहुंचा और एएसआई सुलेमान शाह को अपने कमरे में बुला लिया। इस दौरान में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सुलेमान शाह को मुझसे बहुत सारी शिकायत थीं। मसलन ये कि मैं इसका और इसकी सलाहियतों का इस्तेसाल कर रहा हूँ, उसे काम करने का मौका नहीं देता, इसे बेकार और फजूल कामों पर लगाए रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी तरक्की हो, लिहाजा इसे कोई भी अहम मिशन नहीं सौंपता, वगैरह वगैरह। इसी हवाले से इसने एक दो बार आला अफसरान से भी अपना दुखड़ा रोया था, लेकिन कहीं से भी इसकी हौसला अफजाई नहीं की गई थी। इस नाकामी से उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि मैंने इसके खिलाफ ऊपर तक कान भर रखे हैं, मैं किसी भी कीमत पर उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सुलेमान शाह की इस बदगुमानी का मेरे पास कोई इलाज नहीं था, और न ही मैंने कभी इसकी कोई खास परवाह की थी। मैं अगर उसे अहम जिम्मेदारियां नहीं सौंपता था तो उसका सबब यह था कि मैं इसकी सलाहियतों और कारकर्दगी से बखूबी आगा था। मैं अच्छे खासे बनते हुए काम को बिगाड़ने का हरगिज कोई शौक नहीं रखता था, लिहाजा इसे इसकी औकात में रखते हुए एक मकसूद हद से आगे नहीं बढ़ने देता था। मैं ये भी जानता था कि वो चौधरी बरकत बाजवा के नमकख्वारों में से था, इसीलिए मुझे एक शरारत सूझी थी। इसी शरारत के झेल में मैंने सुलेमान शाह को अपने पास बुलाया था। मैंने हमेशा इस बात को सख्त नापसंद किया था कि मेरे अमले का कोई आदमी थाने से ज्यादा किसी और का नमकखार और वफादार हो। सुलेमान शाह ने मेरे कमरे में आकर मुझे सलाम किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। इसकी इस आदत से भी मुझे चिढ़ थी कि इसे आराम की पड़ी रहती थी। जहां भी कोई खाली कुर्सी और बेंच देखता, खटाक से बैठ जाता था। सच्ची बात तो यह है कि वजूहात चाहे मुख्तलिफ ही क्यों न रही हों, हम दोनों एक दूसरे से बहुत बेजार और तंग थे। शाह जी, मैंने आपके लिए एक मिशन निकाला है, मैंने सुलेमान की आंखों में देखते हुए कहा। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो समझें आपकी तरक्की पक्की। यह भी हो सकता है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनाकर किसी थाने में इंचार्ज मुकर्रर कर दिया जाए। इस जमाने में अमले की कमी के बायस सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लोगों को भी थानेदार बना दिया जाता था। छोटे गांव देहात में ये चलन आम देखने को मिलता था। मेरी मुबहम सी पेशकश पर उसने बेयकीनी से मुझे देखा और मुतज़ब्ज़ब लहजे में पूछा, कौन सा मिशन है जनाब? किला मासूम शाह से एक बंदे को गिरफ्तार करके थाने लाना है। किस बंदे को? उसने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। जिया को, मैंने धमाका किया। जिया बाजवा को? चौधरी बरकत बाजवा के बेटे को? उसने फंसी फंसी आवाज में तस्दीक चाही। हाँ हाँ, मैं इसी बाजवा की बात कर रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। लेकिन आप जिया बाजवा का नाम सुनकर परेशान क्यों हो गए हैं? कोई मसला है क्या? मसला तो कोई नहीं जनाब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। लेकिन आप ये तो बताएं कि बाजवा साहब को किस जुर्म में गिरफ्तार करके लाना है? उसके जुराइम की एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, मैंने ठोस लहजे में कहा। आप ये बताओ शाह जी कि जिया बाजवा को गिरफ्तार करने जा रहे हो या नहीं? मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर मायना खेज अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, यह आपके लिए तरक्की हासिल करने का आखिरी मौका है, अब फैसला करना आपके हाथ में है। चंद लम्हात के तजब्जुब के बाद वो मरियल सी आवाज में बोला, जाता हूँ जनाब। जब एएसआई सुलेमान शाह मेरे कमरे से रुखसत हो गया तो हवलदार महफूज अली मेरे पास चला आया। मैंने सुलेमान को जिस मुश्किल में डाला था वो राज महफूज अली को भी मालूम था। उसने पूरी इश्तियाक लहजे में पूछा, मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या शाह जी जिया बाजवा को गिरफ्तार करके ले आएंगे? महफूज अली बहुत ही जीदार और काम का बंदा था। मेरे अमले का सबसे ज्यादा काबिल भरोसा शख्स वही था। मैं हर नाजुक मामला उसी से शेयर किया करता था। उसने कभी मुझे मायूस नहीं किया था। मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, शाह जी की महकमा जाती काबिलियत पर हम दोनों में इत्तेफाक राय पाया जाता है, लिहाजा मेरा हतमी जवाब यह है कि हरगिज हरगिज नहीं। सुलेमान शाह एक ऐसा खोता है
जिसे सिर्फ घास खाने से मतलब होता है। ये ज़िया बाजवा को गिरफ्त में लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 काम करेगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया तो हवलदार सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, नंबर 1, ये बंदा थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर खाली हाथ वापस आ जाएगा और आकर बताएगा कि तलाश के बावजूद भी ज़िया बाजवा कहीं नजर नहीं आया। शायद वो किला मासूम शाह से कहीं बाहर गया हुआ है। नंबर 2, ये सीधे अपने वालिद मोहतरम वली नेमत चौधरी बरकत बाजवा के पास पहुंचेगा और उसे जाकर बताएगा कि थानेदार साहब इनके बेटे ज़िया बाजवा को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं, लिहाजा वो अपने बेटे को बचाने का कोई बंदोबस्त कर लें। इन दोनों सूरतों में हमें क्या करना है? हवलदार ने पूछा। वही जो हमारा असल मंसूबा है, मैंने कहा। सुलेमान शाह के थाने से निकलते ही, बल्कि कोशिश करो कि उससे पहले ही किला मासूम शाह की तरफ रवाना हो जाओ और पहली फुर्सत में ज़िया बाजवा के डेरे पर मौजूद दोनों मुलाजमीन को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि सुलेमान शाह को तुम्हारी जामद और आमद की खबर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, हवलदार ने मजबूत लहजे में कहा। मैंने कहा कि जब इम्तियाज और रेहान थाने में आ जाएंगे तो इनके साथ हम वही नफ्सियाती ट्रीटमेंट करेंगे जो हमने तय कर रखा है। हवलदार महफूज अली मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। महफूज अली से इस सिलसिले में मेरी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी थी। हम ज़िया बाजवा को छेड़ने के बजाय इसके बंदों को ट्राई करना चाहते थे। वो खुद ही इनके पीछे भागा भागा आता। थोड़ी देर बाद मेरे थाने में एक ड्रामा स्टेज होने वाला था, जिसका एक किरदार आफताब भी था। इसकी एंट्री बड़ी ड्रामाई थी। मैंने इसे इसका रोल अच्छी तरह समझा दिया था। मुझे 99% यकीन था, और जैसा कि नज़र भी आ रहा था कि ताहिर जिंद्रा की मौत में ज़िया बाजवा का हाथ शामिल था, और इस नौइयत के काम चौधरी वडेरे और दूसरे ताकतवर लोग अमूमन अपने हाथ से नहीं करते, बल्कि अपने पालतू गुंडों से कराया करते हैं। मैंने चंद रोज पहले डेरे पर इम्तियाज और रेहान से मुलाकात की थी, तो इनके रवैये में एक खास खिंचाव और एतराज़ पाया था। फिर इस पर ज़िया बाजवा का झूठ इस पर दलालत करता था कि ताहिर जिंद्रा की मौत में ये तीनों अफराद किसी न किसी तौर जरूर मुलविस थे। ये कैसा इत्तेफाक था कि वकुआ की रात वो लोग गलती से डेरे का बैरूनी दरवाज़ा बंद करना भूल गए और ताहिर वहां से तेल का खाली ड्रम चुराकर मंजूर हुसैन कुमार के कमरे तक लुढ़काता हुआ ले गया और उन्हें कोई खबर ही ना हुई। क्या कोई ऐसे एहतमाम से भी खुदकुशी करता है? मंजर मेरे कमरे का था और ड्रामे का आगाज हो चुका था। इम्तियाज मेरे सामने बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर मौत की सी जर्दी छाई हुई थी, क्योंकि ट्रायल रूम से उसके साथी रेहान के बिलबिलाने और चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल उभर रही थीं। चंद मिनट पहले ही हवलदार महफूज इन दोनों लश्करों को गिरफ्तार करके लाया था, और मैंने रेहान को हवलदार के हवाले करते हुए कहा था कि पहले इसे ट्राई करो, इम्तियाज की बारी बाद में आएगी। और हवलदार इस वक्त तफ्तीशी कमरे में रेहान की ट्राई कर रहा था। दरअसल हवलदार कुछ भी नहीं कर रहा था। ये चीखने, चिल्लाने, डकराने और बिलबिलाने की आवाज़ें एक कांस्टेबल की थीं जो मुख्तलिफ आवाज़ों की नक्काली का माहिर था। ये सारा सोती ड्रामा इम्तियाज को मुतासिर करने के लिए रचाया गया था। चंद लम्हात के बाद अजियत और कर्ब में डूबी हुई वो आवाज़ें उभरना बंद हो गईं। फिर खतरनाक तेवरों के साथ हवलदार कमरे में दाखिल हुआ और चटानी लहजे में बोला, मलिक साहब, मुलजिम ने जबान खोल दी है। वो अपने जुर्म का इकरार करने के लिए तैयार है। आप उसका एक वाली बयान ले लें। ठीक है, मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। फिर इम्तियाज की जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया, अब तुम इसे भी ले जाओ अपने साथ। इम्तियाज ने दहशतज़दा नज़र से बारी बारी मुझे और हवलदार को देखा, फिर खुशामद भरे लहजे में मुझसे कहा, थानेदार साहब, मैं हवलदार के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। रेहान की मसनूई आहो-बका और दिलखराश चीखों ने उसका पित्ता पानी कर दिया था। वो किसी ट्रायल से गुजरे बगैर ही इकबाले जुर्म का फैसला कर चुका था। मेरी नफ्सियाती चाल इब्तिदा ही में कामयाबी से हमकिनार हो रही थी। मैंने हवलदार को आंखों ही आंखों में चंद इशारे किए, फिर इम्तियाज की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम उधर कमरे ही में बैठो। जो लोग पुलिस से ताउन करते हुए सच बोलते हैं, हम उन्हें एक थप्पड़ भी नहीं मारते। फिर मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए इजाफा किया, तुम यहाँ रुककर इम्तियाज की निगरानी करो, मैं अभी रेहान का बयान लेकर आता हूँ, फिर इससे भी बात होगी। और हाँ, इसके साथ कोई मारपीट नहीं करना। आखिरी जुमला मैंने बड़े जुमाइनी अंदाज में अदा किया था।
जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि प्रोग्राम के अगले हिस्से पर फौरन अमल होना चाहिए। मैं दूसरे कमरे में रेहान के पास पहुंचा ही था कि तीसरे कमरे से इम्तियाज़ के टकराने की आवाज़ें उभरने लगीं। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये इम्तियाज़ की नहीं बल्कि अदाकार कांस्टेबल की आवाज़ें थीं। हवलदार ने मेरी हिदायत के मुताबिक इसे दोबारा मुतहर्रिक कर दिया था। इससे पहले भी जो आवाज़ें उभरी थीं वो भी यकीनन रेहान ने सुनी होंगी। रेहान ने बेहद सहमी हुई नज़रों से मुझे देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है जनाब? तफ्तीश हो रही है, मैंने शफ़ाफ़ लहजे में कहा, और ये तुम्हारे साथी इम्तियाज़ की दर्द में डूबी हुई आवाज़ें हैं। इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। लेकिन हमारा कसूर क्या है? वो फटी हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोला। ये तो तुम लोग अपनी ज़बान से खुद ही बताओगे, मैंने सपाट लहजे में कहा। मैं थोड़ी देर तक मुख्तलिफ अंदाज में रेहान को खौफ और हिरास में मुब्तला करता रहा। इस दौरान में इम्तियाज़ के रोने, बिलखने और बिलबिलाने की आवाज़ें मुसलसल उभरती रहीं। फिर खामोशी छा गई। अगले ही लम्हे हवलदार महफूज अली मेरे पास पहुंच गया इस इत्तला के साथ, मलिक साहब, मुल्ज़िम इम्तियाज़ ने ज़बान खोल दी है। वो अपने जुर्म का एतराफ़ करने को तैयार है। आप इसका इकबाली बयान रिकॉर्ड कर लें। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है, मैं इम्तियाज़ का बयान लेता हूँ, तुम ज़रा इसकी भी चेकिंग कर लो। बात ख़त्म करते ही मैंने उंगली से रेहान की जानिब इशारा किया। वो अपनी जगह से उठा और मेरे कदमों में गिर गया। फिर फरियादी लहजे में बोला, जनाब, आप मुझसे तफ्तीश ना करें, मैं किसी मारपीट के बगैर ही अपने जुर्म का इकरार करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए कहा, तुम रेहान का ख्याल रखो, मैं इम्तियाज़ का बयान कलमबंद करके आता हूँ। इसके बाद मैंने ज़िया बाजवा के दोनों लश्करों के साथ एक जैसी चाल चली। इम्तियाज़ के पास आकर मैंने उसे बताया कि रेहान ने इकरार कर लिया है कि तुम दोनों ने ज़िया बाजवा के इमामत ताहिर जिंद्रा को पहले जहर देकर हलाक किया, फिर इसकी लाश को फांसी पर लटकाकर ये साबित करने की कोशिश की कि उसने खुदकुशी की है। इम्तियाज़ ने जब ये सूरत हाल देखी तो न सिर्फ इकबाल जुर्म कर लिया बल्कि ये भी बताया कि वही ताहिर जिंद्रा को घर से बुलाकर डेरे पर लाया था कि बाजवा साहब को इससे कोई ज़रूरी बात करना है। मैं इम्तियाज़ के पास से उठा और रेहान के पास पहुंच गया। मैंने इससे कहा कि इम्तियाज़ ने ताहिर जिंद्रा को घर से बुलाकर डेरे पर लाने और फिर जहर देकर हलाक करने का इकरार कर लिया है। इस कत्ल में तुम भी उसके साथी थे। अब बताओ कि तुम क्या कहते हो? रेहान की हिम्मत तो पहले ही टूटी हुई थी। एतराफ़ जुर्म के अलावा उसने इस बात का भी इकरार कर लिया कि उन्होंने ये काम ज़िया बाजवा के हुक्म पर किया था, और ये हकीकत वो अदालत में खड़े होकर बयान करने को भी तैयार है। मैंने बारी बारी दोनों के बयानात कलमबंद करने के बाद इनके अंगूठे लगवाए और इन्हें हवालात के 2 मुख्तलिफ कमरों में बंद कर दिया। इनका एक जगह रहना ठीक नहीं था, वरना मेरी चालाकी का राज खुल जाता। वैसे मुझे इस बात की कतई कोई परवाह नहीं थी कि वो मेरी चाल के बारे में क्या सोचेंगे। वो मुजरिम थे, उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया था और अपने इस संगीन जुर्म का हल्फिया इकबाल भी कर लिया था। किसी ट्रायल से गुजरने के बाद या इससे पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इम्तियाज़ और रेहान के इकबाली जुर्म के थोड़ी देर बाद एएसआई सुलेमान शाह हस्बे तवक्को खाली हाथ वापस आ गया। मैंने उसकी लटकी हुई सूरत देखकर पूछा, शाह जी, क्या रहा? वो जनाब, वो लंगड़ी वजाहत पेश करते हुए बोला, ज़िया बाजवा साहब तो गांव से कहीं बाहर गए हुए हैं। वैसे मैंने बड़े बाजवा साहब चौधरी बरकत को बता दिया है कि ज़िया बाजवा को मलिक साहब थाने में बुला रहे हैं, और आपको यकीन है ज़िया जैसे ही वापस आएगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा, तो बरकत बाजवा इसे कान से पकड़कर थाने पहुंचा देगा। उन्होंने वादा तो किया है जी, वो निगाह चुराते हुए बोला। मैं समझ गया। या तो वो मौजा किला मासूम शाह गया ही नहीं था, और या फिर वो वहां पहुंचकर बाजवा एंड कंपनी को इतलात फराहम कराया था। इसकी कारकर्दगी ज्यादा देर छुपने वाली नहीं थी, लिहाजा मैंने बड़े मीठे अंदाज में तंज करते हुए कहा, शाह जी, आपके फेरे ने बड़ा काम दिखाया है। चौधरी बरकत बाजवा ने अपने डेरे के मुलाजमीन इम्तियाज़ और रेहान को थाने भेज दिया था। मैंने इनसे कड़ी पूछगछ करके हवालात में बंद कर दिया है। मैं खामखा ज़िया बाजवा को कसूरवार समझ रहा था। असल मुजरिम तो यही दोनों बंदे हैं। इन्होंने अभी तक ताहिर जिंद्रा के कत्ल का एतराफ़ तो नहीं किया, लेकिन जब मैं इन्हें खतरनाक तफ्तीश से गुजारूंगा तो वो जबान खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने इसी तीखे अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, आप फिक्र न करें शाह जी, मैं आपकी तरक्की के लिए सिफारिश करूंगा। आपने कोशिश तो पूरी की है ना? अब अगर ज़िया बाजवा गांव में मौजूद ही नहीं तो इसमें आपका क्या कसूर है?
वो नादामत भरी नजर से मुझे देखता रहा, ताहम मुंह से कुछ न बोला। शाम से जरा पहले सुलेमान शाह के झूठ की कलई खुल गई। चौधरी जिया बाजवा अपने 2 हवारियों के हमरा सजे सजाए टांगे में बैठकर थाने पहुंच गया। वो खासा गुस्से में दिखाई देता था। ये अच्छा हुआ कि इस वक्त आफताब भी थाने में मौजूद था। इस ड्रामे में इसका भी एक अहम किरदार था। मैंने आफताब को फिलहाल जिया के सामने नहीं आने दिया और जिया बाजवा को अपने कमरे में बुला लिया। हवलदार महफूज अली चूंकि इस गेम में मेरा अहम और हमराज था और इसका किरदार एक पेशकार का सा था, लिहाजा वो बखूबी जानता था कि कब किस मोहरे को आगे बढ़ाना है। वो बदस्तूर मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने जिया बाजवा पर बिल्कुल ये जाहिर नहीं होने दिया कि यहाँ अब तक क्या हो चुका है और मजीद क्या होने वाला है। मैंने इसे और इसके बॉडीगार्ड्स को इज्जत से बिठाया और इनके तासुरात के पेश नज़र तशवीश भरे लहजे में पूछा, खैरियत तो है बाजवा साहब? आप पहली मर्तबा थाने आए हैं और वो भी इतने गुस्से में? मलिक साहब, आपने काम तो ऐसा ही किया है कि मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा, वो उखड़े हुए लहजे में बोला। इसके एतमाद और जारहाना अंदाज से मुझे ये समझने में जरा भी दिक्कत पेश न आई कि सुलेमान के तबस्सुत से ये इत्तला इस तक पहुंच गई है कि मैं ताहिर जिंद्रा वाले केस में इसे बेकसूर समझता हूँ। जब ही वो बेखौफ खतर मुझसे मिलने थाने चला आया था, मैंने सुलेमान शाह को दानिस्ता ये भी बता दिया था कि इम्तियाज और रेहान ने अपने जुर्म का इकरार नहीं किया था, ताकि जिया बाजवा गायब होने के बजाय इन्हें छुड़ाने फौरन थाने पहुंच जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी था। जिया बेचारे को पता नहीं था कि उसने थाने में कदम रखकर खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है बाजवा साहब? मैंने अनजान बनकर पूछा। आपने ताहिर जिंद्रा के कत्ल के इल्जाम में मेरे 2 बंदों को हवालात में बंद कर रखा है, वो खफगी आमेज लहजे में बोला। इल्जाम में नहीं बाजवा साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा, मेरे पास इनके जुर्म का सबूत भी है। सबूत? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। ये इंकिशाफ उसके लिए खिलाफ तवक्को था। इज़्तिरारी लहजे में उसने पूछा, किस किस्म का सबूत? इस किस्म का सबूत, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। वो उलझन सदा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने मेज की दराज खोलकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर निकाली और ठहरे हुए लहजे में कहा, बाजवा साहब, मैं जानता हूं कि अंग्रेजी में तहरीर करदा ये रिपोर्ट आपकी समझ में नहीं आएगी, लिहाजा मैं ही इसका मफहूम आपको बताता हूं। ये ताहिर जिंद्रा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस जवान राना को वकुआ की रात 11 और 12 बजे के दरमियान जहर देकर हलाक किया गया था और बाद में इसकी लाश को फांसी पर लटकाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि ताहिर जिंद्रा ने खुदकुशी की है। जिंद्रा ने खुदकुशी की थी या इसे जहर देकर हलाक किया गया? वो रौब जमाने वाले अंदाज में बोला, इसकी मौत से मेरे बंदों का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ताल्लुक ताल्लुक, मैंने उसके जारहाना इस्तफसार का बुरा मनाए बगैर मोतदिल अंदाज में दोहराया। फिर दराज में हाथ डालकर तलाई अंगूठी बरामद कर ली और उसे जिया बाजवा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह है ताल्लुक जनाब बाजवा साहब। तलाई अंगूठी को देखकर वो पूरी तरह चौंका। उसकी आंखों में मैंने शनासाई की झलक देखी। इज़्तिरारी लहजे में बोला, ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली? क्या आप इस अंगूठी को पहचानते हो? मेरे लहजे में सख्ती शामिल होने लगी। नहीं, वो गड़बड़ा गया। फिर संभाला लेते हुए बोला, मम, मेरे पूछने का मतलब ये था कि इस अंगूठी से ये कैसे जाहिर होता है कि ताहिर जिंद्रा की मौत के जिम्मेदार मेरे बंदे हैं? उसने जी खड़ा करके मुझसे सवाल तो कर लिया था, लेकिन मैं देख रहा था कि उसके अंदर बड़ी खौफनाक टूट फूट जारी थी और इस शिकस्त तो रीख्त के आसार उसके चेहरे और आंखों में बड़े वाज़ेह नजर आ रहे थे। मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, यह अंगूठी मुझे ताहिर जिंद्रा की जामा तलाशी के दौरान में मिली थी। बाद में मैंने इस अंगूठी के हवाले से तफ्तीश की तो पता चला कि इसे लाहौर के अनारकली बाजार के एक ज्वेलर की दुकान से खरीदा गया था। मैंने बड़े मंतकी अंदाज में गलत बयानी करके हकायक को उजागर कर दिया था। ये सब एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। अपनी वजाहत को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, मैं अनारकली बाजार के ज्वेलर के पास पहुंच गया। जब मैंने उसे ये अंगूठी दिखाकर पूछा कि इसके खरीदार का नाम बताओ, तो उसने खजाला नामी एक लड़की के बारे में बताया और कहा कि खजाला के बाप की इसी बाजार में घड़ियों वगैरह की दुकान है। मैं इस दुकान पर पहुंच गया और वहां जाकर मैंने खजाला के बाप रहमत बाजवा से मुलाकात की और तभी ये बात मेरे इल्म में आई कि रहमत बाजवा जो तुम्हारा चाचा है और खजाला तुम्हारी मंगेतर, अगले साल तुम लोगों की शादी होने वाली है। इसकी हालत दीदनी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इस वजाहत के जवाब में क्या बोले। बिलाखिर बेहद सिट पिटाए हुए लहजे में उसने कहा,
लेकिन ये अंगूठी जिंद्रा के पास कैसे पहुंची? गजाला ने उसे दी, इसलिए पहुंची। जिया ने किफत भरे अंदाज में बारी बारी अपने हवारियों की तरफ देखा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बौखलाहट आमेज अंदाज में बोला, गजाला ने ये अंगूठी उसे क्यों दी थी? इसलिए दी थी कि, मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, कि वो जिंद्रा को दिलो जान से पसंद करने लगी थी। ये अंगूठी जिंद्रा के लिए गजाला की मोहब्बत का तोहफा थी। वो अंगूठी लाई तो तुम्हें देने के लिए थी, लेकिन कबड्डी टूर्नामेंट में ताहिर जिंद्रा की कारकर्दगी ने उसका दिल मोह लिया और उसकी मोहब्बत का धारा तुम्हारी तरफ से मुड़कर जिंद्रा की जानिब बहने लगा। उसने वापस लाहौर जाने से पहले तन्हाई में जिंद्रा से एक दो मुलाकातें भी की। ये झूठ है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो चीख से मुशाबा लहजे में बोला, सरासर बकवास। क्या ये भी झूठ है कि? मैंने उसके तेज और बरहमी को खातिर में न लाते हुए दो टोक अंदाज में पूछा, तुम्हें गजाला और जिंद्रा के मामले का इल्म हो गया था और इसीलिए तुमने एक साजिश के तहत जिंद्रा को अपनी राह से हटा दिया। मैंने? जिंद्रा को? वो मसनूई हैरत का इजहार करते हुए बोला, मैं जिंद्रा से दुश्मनी क्यों करूंगा? पता नहीं आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जब इंसान चशमपोशी और ठिठाई की तवज्जुह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे हर माकूल और सीधी बात उल्टी ही नजर आती है। इसमें तुम्हारा कुछ ज्यादा कसूर नहीं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि तुम गजाला के झुकाव के बाइस जिंद्रा के दुश्मन हो गए थे और उसका सबूत यह है कि तुम्हारे बंदों ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। मैं इनके एतराफ़ी बयानात कलमबंद कर चुका हूँ कि किस तरह उन्होंने तुम्हारे हुक्म पर पहले ताहिर जिंद्रा को घर से बुलाकर डेरे पर पहुंचाया और उसे खाने की किसी शय में एक खतरनाक जहर मिलाकर उसे मौत के घाट उतारा। फिर उसकी मौत को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसकी लाश को फांसी दे दी गई। ये जुल्म और ज्यादती तुम्हारे कहने पर की गई थी जिया बाजवा। ताहिर जिंद्रा की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इम्तियाज और रेहान ने तो तुम्हारे हुक्म की तामील की थी। और जानते हो मुझे तुम पर कैसे शक हुआ? मैंने रुककर सवालिया नजर से उसकी आंखों में देखा तो वो मरियल सी आवाज में बोला, कब, कैसे? तुम्हारी झूठ की नकाब कुशाई के बाद, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। फिर हवलदार महफूज अली को एक मखसूस इशारा करने के बाद दोबारा जिया बाजवा की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, तुमने ताहिर जिंद्रा की कबड्डी की सलाहियतों के जवाल के हवाले से मुझे बताकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि उसने शिकस्त और नाकामी के खदशे के पेश नज़र दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की थी। मगर आफताब की जवानी मुझे पता चल गया कि जिंद्रा तो हमेशा कबड्डी की प्रैक्टिस उसके साथ किया करता था और ये कि उसकी कारकर्दगी, पकड़ जकड़, फुर्ती और सलाहियत में जरा भी कमी या कमजोरी वाक़ई नहीं हुई थी। तुमने ये झूठ अपनी जुर्म की पर्दापोशी के लिए बोला था ना? मैंने उसके फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए तो वो झिरझिराती हुई आवाज में बोला, आफताब। इसी लम्हे हवलदार आफताब के साथ कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर जिया बाजवा का रंग मजीद उड़ गया। मैंने हवलदार से कहा कि महफूज अली, जरा हवालातियों को भी यहाँ ले आओ ताकि बाजवा साहब को एतराफ़ जुर्म करने में किसी दिक्कत या तकलीफ का सामना न हो। इसके बाद मेरे कमरे में जिस किस्म की कानूनी कार्रवाई हुई होगी उसकी तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना समझ लें कि 1 घंटे की गर्मा गर्मी और नरमा नरमी के बाद मैंने जिया बाजवा की जान उस वक्त छोड़ी जब उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुझसे जान छूटने का इसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे और इसके मावनीन को हवालाए अदालत कर दिया था, जहाँ से लंबी सजाएं पाकर छूटने के बाद वो तीनों सीधे जेल चले गए। इस केस में तफ्तीश के नाम पर एक थप्पड़ तक मारने की नौबत पेश नहीं आई थी।